दोस्तों, आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से एक डायलॉग सुना होगा, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि यार अगर आप लोगों को कोई पावर दी गई है तो आप लोगों की उतनी ही बड़ी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पर लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है आज की डेट में। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जर्वर, यानी कि जो ये आईएएस ऑफिसर हैं इनकी ड्यूटी लगी अहमदाबाद के अंदर में एज ए ऑब्जर्वर के तौर पर, जो कि एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है, खासकर जब इलेक्शन के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो उस टाइम पर यहाँ पर इस तरीके से आते ही पहले गाड़ी के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवाना, फिर सबको साथ में खड़ा होकर इस तरीके से फोटो खिंचवाई और फिर उस फोटो को एक तरीके से लेकर उसको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। ये बात जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि ये एक तरीके से पब्लिसिटी स्टंट है, यानी कि आपको ऑब्जर्वर की गाड़ी दी गई है, एक रेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए। और आज की डेट में आप लोग देखने को मिलेगा आईएएस की रॉयल एंट्री, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है आईएएस जिसकी कुछ हद नहीं है, इतनी रेस्पॉन्सिबल भरी हुई पोस्ट है वो जिसकी कुछ हद नहीं है। पर लेकिन आज की डेट में सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सोशल मीडिया पर आप लोगों को देखने को मिलती है। मैक्सिमम जितने आईएएस ऑफिसर हैं आप लोगों को, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब इतने सारे उनके ट्वीट आते हैं, ऐसा लगता है कि जॉब पर हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर लेकिन फिर भी रेगुलर उनके ट्वीट आ रहे हैं। अगर सोशल मीडिया हैंडल चलाना है तो शाम को चला लो आप लोग बैठ के, पर लेकिन जो पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पूरी की जाए। पर लेकिन ऐसा आज के डेट में देखने को नहीं मिलता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था, ठीक है, कि सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए जो खासकर ऑफिसर्स हैं। और बहुत सारे ऐसे सीरियस ऑफिसर हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोगों को बहुत कम पब्लिकली नजर आएंगे। वो एक तरीके से अपनी ड्यूटी पर इतना फोकस देते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, और उसी पोस्ट के लिए वो वहाँ पर गए भी हैं। पर लेकिन बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे आप लोगों को जो हर एक चीज़ दिखाते हुए नजर आते हैं। चलो ठीक है यार, पोस्टिंग हो गई, एक वहाँ की फोटो डाल दी, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, एक ऑफिस मिल गया, वहाँ की फोटो डाल दी, मतलब हर जगह फोटो डालना, और वो भी इतनी रेस्पॉन्सिबल चीज़ है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक संवैधानिक पोस्ट है, उनको पसंद नहीं आ रहा, उन्होंने तुरंत इनको ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया। यहाँ पर इनकी जो ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगी थी गुजरात के अंदर जो अभी इलेक्शन में, इनको वहाँ से हटा दिया। तो आप लोग बताइए ये सही है या फिर गलत है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग ही क्या रहे हैं यहाँ पर? मैं चाहूंगा 2 शब्द लिखो कम से कम आप लोग, और जब शब्द लिखोगे तो उसके बारे में सोचना भी, क्योंकि जब सोचोगे तो बातें अंदर तक जाएगी और चीज़ें आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। ओके, तो ये थी कुछ बातें। बाकी यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, सेलेक्टेड एज ए ग्रेड ए ऑफिसर इन सेबी। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आप लोग कई बार पढ़ते हैं, बहुत ही एक बेहतरीन पोस्ट है, बहुत ही एक रेप्यूटेड पोस्ट है यहाँ पर। तो हमारे एसएलवी फैमिली मेंबर जो है इनका सिलेक्शन हुआ है। और देखो, अभी जब भी मैं आप लोगों के साथ में कोई भी ऐसा सिलेक्शन शेयर करता हूँ ना, आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट है, उसके नीचे कम से कम कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखा करो। और यहाँ पर देखो, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि पूरी एसएलवी फैमिली को भी इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से कनेक्ट करके चले हैं यहाँ पर ये। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरीके से एक गांव से निकल कर आ रहे हैं यार, देखो, ठीक है, जहां पर संसाधन जो है अच्छे नहीं होते हैं, और ऐसी पोस्ट निकालना तो अपने आप में काफी बड़ी बात है। और काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं 2019 से, और अभी ये जो मेल आया कब आया? 2022 में। तो ये कंसिस्टेंसी आप लोगों को यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, और ये एक डिसिप्लिन के साथ में आती है यार। और जब एक बार सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा ना कहीं पर, फिर ये चीज़ें आप लोगों को बहुत छोटी लगने लगेगी, क्योंकि आप लोग एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे। एक इंसान जब सही तरीके से प्रिपरेशन करता है ना, उसके हाथ में कई सारे ज्वाइनिंग लेटर होते हैं। आप लोग ये चीज़ एक बार लग कर तो देखो, एक बार मेहनत करके तो देखो। हम लोग मेहनत पहले ही छोड़कर भाग जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन था, वो खोदे जा रहा था सोना निकालने के लिए, पर बस 2 फीट की दूरी पर था वो सोना, और वो छोड़कर चला गया और रोने लगा। तो सोना नहीं मिला, रोना मिल गया। और इसके ऊपर बाकायदा किताब है, अगर आप लोग थिंक एंड ग्रो रिच में पढ़ोगे, इसके ऊपर प्रॉपर एक सिस्टमेटिक चैप्टर लिखा हुआ है कि इस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी लाइफ को बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। तो हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। और मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि मॉर्निंग में अपना शेड्यूल बनाकर आओ और फिर शाम तक अपना शेड्यूल फॉलो करो, तो रिजल्ट आप लोगों को इतना शानदार देखने को मिलेगा, किसी चीज़ के साथ में आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। ये काम आप लोगों को जरूर करना है रेगुलर। तो कौन कौन मॉर्निंग में प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में अपना टाइम पर उठाए, जो टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था? अगर टाइम डिसाइड किया था उस टाइम पर उठे हो तो जरूर बताइए, अगर नहीं उठे तो सॉरी जरूर लिखना, क्योंकि अपने द्वारा डिसाइड किया गया काम भी अगर नहीं कर पा रहे हो, कोई और अगर काम देने लगेगा तो फिर कैसे पूरा करोगे मेरे दोस्त, ये तो बता दो। और दूसरा, कल कितने घंटे आप लोगों ने पढ़ाई की, कितना टाइम ड्यूरेशन आप लोगों ने दिया, इंक्रीज कर रहे हो या फिर उसको नहीं कर रहे हो, या फिर वहीं पे और डिक्रीज करने लगे उसको, उसमें भले ही 1 मिनट बढ़ाओ डेली, पर लेकिन उसको इंप्रूव करने की कोशिश जरूर किया करो, ठीक है। ये आप लोगों का प्रोग्रेसिव वे में आप लोगों को चलना है, तो इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं रेगुलरली कवर करवा रहा हूँ, थोड़ा सा रिविजन करते हुए भी चलो। एग्जाम पास में आ रहा है, रिविजन अगर नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी, ठीक है। तो रिविजन के लिए भी टाइम देना थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, उसके लिए टाइम थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट कर दो।
दो, ठीक है, क्योंकि नवंबर जा चुके हैं अभी लगभग, थोड़ा सा 10-12 दिन बचे हुए हैं। फिर आप लोगों के सामने जो है दिसंबर रहेगा और फिर इस तरीके से पैटर्न चलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ओके, आई होप की बातें माइंड में क्लियर हो रही होंगी। जहां पर भी डाउट हुआ करे वो पूछ लिया करो। डिस्कशन तो शानदार रहने वाला ही है, करंट स्टैटिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत कुछ डिस्कस करूंगा, और इसी के साथ में जो वीडियो के एंड में जो शॉर्ट पोर्शन होगा उसमें बहुत ही शानदार पोर्शन आप लोगों का रहने वाला है। एसएलवी कमांडो है यहाँ पर, आईपीएस मुस्कान, बहुत ही डिटेल में शानदार तरीके से आंसर दिए गए। आप लोग भी एसएलवी कमांडो बन सकते हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट किया कीजिए और देखा करो यार, जो इंसान पब्लिकली लिख रहा है तो उसके अंदर गट्स देखो आप लोग, ये गट्स सबके बस की बात नहीं होता है। और कुछ ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर है जिनके नाम मुझे याद हो गए हैं, उनके अगर आंसर नहीं आते ना मुझे लगता है आज कहाँ चले गए, ठीक है। तो फील होने लगता है ना टीचर का, देखो टीचर ना स्टूडेंट से कितना प्यार करता है, कितना कनेक्ट हो जाता है, जितने स्टूडेंट होते हैं उतना ही टीचर होता है, यानी कि ये एक तरीके से दोनों तरफा प्यार होगा अगर आप लोग इसको देखो। मतलब मुझे लगने लगता है आप लोग किसी दिन मैं वीडियो लेट डाल दूं, आप लोग बेचैन हो जाते हो कि सर को पता नहीं क्या हो गया, कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई। आप लोग इतने बेचैन हो जाते हो जरा सी देर में। जब हाथ में चोट लगी थी और मैं पेन नहीं चला रहा था तो फिर मैंने बताया हाथ में चोट लग गई, इतने सारे मेल आए जिसकी कुछ हद नहीं है। अभी 24 नवंबर को फाउंडेशन डे है, मेरे पास में अभी से मेल आने स्टार्ट हो गए। तो ये क्या है, ये प्यार ही तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो ये एक तरीके से जब आप लोग मान लो आंसर दे रहे हो डेली और किसी दिन आप लोग गायब हो जाते हो तो लगता है पता नहीं यार क्या हो गया। तो इसलिए आंसर रेगुलर दिया करो। बहुत सारे ऐसे सीरियस बच्चे हैं जो रेगुलर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आंसर देते हैं और मुझे पढ़कर अच्छा लगता है, ठीक है। तो पार्टिसिपेट जरूर किया करो। तो अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट, कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीजें एक एक जानेंगे अच्छे से। ओके, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है काफी ज्यादा है, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन कौन इनके बारे में बताता है। और भारत रत्न अवॉर्डी है यहाँ पर, यानी कि इनको भारत रत्न मिल चुका है, तो इनके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, समाज से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट डे है जिसके बारे में जरूर बात होनी चाहिए। बात की जा रही है टॉयलेट एक प्रेम कथा, मूवी देखी है कौन था उसमें हीरो टॉयलेट एक प्रेम कथा में? अक्षय कुमार, और हीरोइन कौन थी? शायद भूमि पाटनीकर थी ना, आई थिंक, बताइएगा कौन थी। बड़ी ही अच्छी मूवी थी वो, अगर देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छा मैसेज देकर जाती है समाज के अंदर में। उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये डे भी है, और जो इसकी थीम है ना वो काफ़ी शानदार लगी मुझे, अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। 19 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को एक तरीके से इंस्पायर किया जा सके ग्लोबल लेवल पर जो सैनिटेशन क्राइसिस चल रहा है उसको टैकल करने में। आज की डेट में आप लोगों को एक बात सुनकर बड़ी हैरानी होगी, कोविड-19 के टाइम पर जब लोगों ने हाथ धुलने स्टार्ट कर दिया, हाथ को सैनिटाइज करना स्टार्ट कर दिया, गंदगी से दूर रहना स्टार्ट हो गए, बहुत सारी बीमारी जो हैं वो लोगों से दूर रही उस टाइम पर। कोविड-19 को छोड़ दो अगर साइड में, तो मतलब जो डॉक्टर थे ना, जो पेट की बीमारी के डॉक्टर थे, वो सब उनके पास में लोग जाने बंद हो गए, बहुत कम। इतने ज़्यादा लोग जो हैं उस टाइम पर साफ सुथरे रहे, बाहर का खाना नहीं खाया। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साफ सफाई जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है अपने ही आप में। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं थीम थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा। जब मैंने इसकी थीम पढ़ी तो मुझे स्टार्टिंग में तो लगा, मैंने कहा थीम जो है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि मतलब कुछ मतलब अच्छी चीज़ें जो है जो दिख नहीं रही थी वो सबके सामने लेकर आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से टॉयलेट के बारे में बातें कर रहे हैं कि हाँ लोगों के पास में टॉयलेट होना चाहिए। पर जब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा तो मैं सरप्राइज हो गया। मतलब आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा नदियाँ, नाले या मिट्टी या कहीं पर भी गंदगी बेहद रहती है, मतलब एक तरीके से पॉल्यूटेड उनको किया जा रहा है, पर लेकिन वो लोगों को दिखाई नहीं देती है। तो उनके बारे में बातें करनी है और वो लोगों के सामने लेकर आना है, क्योंकि जब तक लोग ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे हाँ ये चीज़ें हैं, तब तक वो उसका सोल्यूशन भी नहीं निकालेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है, आप लोगों को लग रहा है कि बॉडी पर फैट चढ़ रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि मॉर्निंग में टाइम पे नहीं उठ पा रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार ये नहीं कर पा रहे हैं और करनी चाहिए, तो ही आप लोग करना स्टार्ट करोगे। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि थोड़े से मोटे हो गए हैं और कोई बोलेगी यार लग रहा है कि थोड़ा मोटे हो गए, आप लोग बोलो अरे खाते पीते घर गए भाई हम, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना बोलने वाला, कहानी खत्म हो गई ना। फिर तो खाते पीते घर के हो तो भाई साहब लो फिर मजे खाने पीने को, उसी तरीके से कि हाँ बॉडी जो है बर्बाद हो जाए। डायबिटीज़ की बीमारी से 25 से लेके 35 साल के इतने सारे अभी जो लोग हैं इस कैटेगरी में आ गए 2020 के बाद में, जिसकी कुछ हद नहीं है। क्यों? वर्क फ्रॉम होम और बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, घर पे सब बैठ गए, इनएक्टिविटी इतनी हो गई है लोगों के अंदर में कि बहुत सारी बीमारियां लगती जा रही है आज के में, और जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और ये वो बीमारी होती हैं जिनको हम लोग खुद अपने साथ में लेकर आते हैं, पसंद नहीं करते आना कि नहीं मुझे तेरे साथ में नहीं जाना, पर आप फिर भी उसको खुशामद करके लेकर आते हो कि चलो यार तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो किसी को डायबिटीज़ हो गई है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को मतलब एक तरीके से शुगर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये सारी बीमारी अलग एक तरीके से हम कहते हैं ना, ये एक तरीके से अनवांटेड तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं, जिनको हम लोग चाहते नहीं है, पर लेकिन फिर भी हम लोग उनको लेकर आते हैं। और इसमें बहुत बड़ा एक तरीके से रीज़न है कि हमारी जो आलस,
तो जब तक हम लोग आलस नहीं छोड़ेंगे, उन्हें कहते हैं कि आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी आलस आए तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो एक कोई चैप्टर हुआ करता था, पता नहीं कौन सी क्लास में, पर ये लाइन मुझे कभी कभी याद आ जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। सैनिटेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ओके, और फीडबैक जरूर दे दिया करो यार, जैसी भी वीडियो लगती है अपना प्यार जरूर दिखाया करो। लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो, डिसलाइक जरूर करना अगर पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि अगर पसंद नहीं आ रही है तो फिर कोई मतलब नहीं होता है लाइक करने का। लाइक वही चीज़ें करनी है जो पसंद आ रही है, और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बताना पसंद क्यों नहीं आ रही है, तो उसको आपको पसंद के काबिल बनाया जाएगा। ठीक है, जो भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं बता दिया करो। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट डे। ये आर्टिकल मैं आप लोगों को बताने से पहले मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। आप लोगों ने अभी रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को अपने गधे बेच रहा है, यानी कि पाकिस्तानी गधों की रिक्वायरमेंट चाइना में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, अलग अलग रीजन की वजह से। ठीक है, पर लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग जो हैं अपने घोड़े बेच रहे हैं बेसिकली बांग्लादेश को, यानी कि पाकिस्तान दुनिया को गधे बेच रहा है और हम लोग अपने घोड़े बेच रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों से इस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। मुद्दा क्या है, बात की जा रही है मारवाड़ी हॉर्स के बारे में। मारवाड़ी हॉर्स जो है ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट प्रजाति है बेसिकली देश के अंदर में, जो हमारे देश में जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जोधपुर राजस्थान से ये जो घोड़े हैं अभी बांग्लादेश को यहाँ पर एक्सपोर्ट किए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो जब जिस तरीके से हम लोगों ने अभी, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी चीता जो है वो हम लोग लेके आए एक पर्टिकुलर कंट्री से। कंट्री का नाम बताइए, देखता हूँ किस किस को याद है, पता होगा इतना तो वो जो चीता जो हम लोग लेकर आए हैं अपने देश के अंदर में, क्योंकि हमारे देश में उनकी संख्या जो है वो खत्म हो चुकी थी, तो इसलिए किसी भी देश में अगर कोई चीज़ें जा रही हैं तो उसके अलग अलग पर्पज होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बांग्लादेश को ये घोड़े जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि ओरिजिनली जो मारवाड़ वाला रीजन है राजस्थान के अंदर में, वहाँ से ये आते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके जो खुर हैं और इनकी जो टांग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये अच्छी खासी लंबी डिस्टेंस भी एक मज़े में कवर कर लेते हैं बिना ज़्यादा प्रेशर, बिना ज़्यादा टेंशन लिए हुए। और इसी के साथ में आप लोगों को पता है राजस्थान वाले रीजन में आप लोग जाएंगे, गर्मियों में बहुत ही कड़ाके की गर्मी होगी, और सर्दियों में रेत जो है वो ठंडा हो जाता है, तो सर्दी भी कई बार काफ़ी टाइट वाली पड़ती है। ठीक है, तो इसके चलते ये जो घोड़ा है ये दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से झेल जाता है। और इसको कंपेयर किया जा रहा है गुजरात के अंदर में जो काठियावाड़ी वाला रीजन है, काठियावाड़ आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी जो ब्रीड है उसके साथ में इसको जेनेटिकली सिमिलर बताया जा रहा है। और दोनों रीजन आप लोगों को नजर आएंगे हमारे वेस्टर्न कोस्ट के साइड में, गुजरात भी और राजस्थान भी। इसके अंदर में कई सारी यहाँ पर इनकी जो प्रजातियां हैं वो बताई गई हैं, जैसे स्पीति, भूटिया, मणिपुरी, जंसकारी, इसी के साथ में यहाँ पर भीमथाड़ी, तो चुमकारी, ये कई सारी इनकी प्रजातियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने, यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर हम लोगों ने अभी बांग्लादेश को बेचा। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले हमारे देश से अभी हम लोगों ने जो भैंस होती है बेसिकली, ये जो जंगल के अंदर जो खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती हैं। वैसे उनको जो भैंसा बोला जाता है और शब्द जो यूज़ किया जाता है वो है बिसन, BISON। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो क्योंकि श्रीलंका के अंदर में यहाँ पर ये काफ़ी पहले जो है, लगभग ये मानते हैं कि 17वीं सेंचुरी के टाइम पर यहाँ पर ये ख़त्म हो गई थी, तो इसके चलते वो इंडिया से ले रहे हैं अभी। जैसे हमारे यहाँ पर आप लोगों ने पता होगा, मैंने डिस्कस किया था कि 1950s में हमारे देश के अंदर से चीता जो है वो ख़त्म हो गया था, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ से मंगाया। तो ये हमारी जो भी यहाँ पर एक तरीके से जो सिचुएशन है, ये सेम सिचुएशन यहाँ पर एक तरीके से श्रीलंका में देखने को मिली। तो ये अच्छा तरीका है इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए। तो ये पूरा टॉपिक था, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों को टॉपिक लगता है अच्छा है बुरा, ताकि उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके। तो अपना प्यार जरूर दिखाया करो, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि डिसलाइक करके प्यार नहीं गुस्सा दिखता है, पर लेकिन उससे इंप्रूवमेंट आता है। अगर कुछ भी आप लोगों को पसंद नहीं आता तो बताया करो। ओके, ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बताओ कि कंपटीशन अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। यानी कि मार्केट में अगर कंपटीशन न हो तो वो अच्छा रहेगा या फिर बुरा रहेगा। आप लोग बताइए, इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। एग्जैक्टली जब आप लोग ये सारे टॉपिक सोचो ना, तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर 2-3 पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, पॉइंट आएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप लोग इंटरव्यू में जाकर बैठोगे और वहाँ पर आप लोगों से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर चुके होगे अपने माइंड में कि हाँ इस तरीके से इसके बारे में बोलना है। तो इसीलिए आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो शर्माया मत करो, यहाँ पर ससुराल में नहीं बैठे हो। ठीक है, अपना आराम से क्वेश्चन के आंसर दिया करो। गलत भी हो जाएगा तो सब अपने ही घर के आदमी है, एक जैसे ही हैं। कौन सा यहाँ पर महारथी बैठा है कोई, तो सब सीखने आए हुए हैं, तो इसलिए शर्माना नहीं है। ठीक है,
कंपटीशन जो होता है मार्केट में बड़ा ही बेहतरीन होता है और ये खासकर कस्टमर को भी फ़ायदा पहुंचाता है और इसी के साथ में यहाँ पर जो एक तरीके से बेचने वाला है उसके लिए भी फ़ायदेमंद रहता है, यानी कि वो एक सही क्वालिटी का प्रोडक्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो यानी कहने का मतलब ये है, आप लोगों को अगर बात करें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, कम टाइम में आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि अगर आप लोग उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, कोई और नहीं प्रोवाइड करा रहा तो कोई और प्रोवाइड करा देगा, ठीक है, कंपटीशन के चलते। उसका प्राइस जो है वो हमेशा आप लोगों को स्टेबल देखने को मिलेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी और इसी के साथ में अफोर्डेबल प्राइस पर भी आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो कंपटीशन का बहुत सारा फायदा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसलिए कंपटीशन जो होता है वो खासकर कस्टमर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। जैसे मैंने कई बार आप लोगों को उदाहरण दिया है, मार्केट में आज के डेट में जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, हालांकि बीएसएनएल को तो पीछे ही छोड़ दो अभी ये 5G लॉन्च कर रहे हैं, बीएसएनएल कह रहा है मैं 4G लॉन्च करने जा रहा हूँ ये बेचारा बड़ा पीछे चल रहा है, सरकार ना ज्यादती कर रही है इसके साथ में, गलत बात है ये तो यहाँ पर अभी जो जियो है और जो एयरटेल है उसमें कंपटीशन चल रहा है, इसीलिए आप लोगों को अच्छे प्राइस मिल जाते हैं कई सारी चीज़ों के। पर लेकिन अगर दोनों गठबंधन कर कर एक दूसरे के साथ में कंपटीशन न लगाए और बोले कि कार्टेलाइजेशन कर ले, उस वर्ड को बोलते हैं कार्टेलाइजेशन। मतलब कार्टेलाइजेशन का मतलब होता है कि मार्केट में 4-5 रेडी वाले हैं, 4-5 रेडी वालों ने आपस में बात कर ली है कि भाई साहब हमारी रेडी पे है एप्पल, कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, हम ना 150 रुपये केजी के हिसाब से इससे नीचे नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया कार्टेलाइजेशन। तो कार्टेलाइजेशन भी वो जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है कंपटीशन के लिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये किस लिए बोल रहा हूँ ये शब्द, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। कई बार जो ऑयल बेचने वाली कंपनी है या फिर कंट्री है, जैसे ओपेक कंट्री आप लोग बोलते हैं, वो इसके लिए कई बार जानी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा। ये टॉपिक मैं डिस्कस ही क्यों कर रहा हूँ, पहले आप लोग ये समझिए। ये तो हो गया कंपटीशन के बारे में, और इससे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन भी बताऊंगा जिसको बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, देश में कंपटीशन बनाए रखने का काम करती है। अगर वो ना हो तो मार्केट में दिक्कतें हो जाए बहुत सारी, पता नहीं कौन किसको खा जाए, ठीक है और डकार भी ना ले। अभी मुद्दा ये है, मान लीजिए एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी। ए कंपनी बी कंपनी के साथ में अगर मर्जर करना चाहती है, मिलना चाहती है एक दूसरे के साथ में, तो पहले इन सब इश्यूज को टैकल करने में लगभग 210 दिन लगते थे। अभी 210 दिन को घटाकर 150 दिन कर दिया गया है, ताकि आसानी से चीज़ें सिस्टमेटिक में मर्जर या फिर एक्वाइजेशन हो सके। ये यहाँ पर कंपटीशन जो एक्ट है उसके हिसाब से, तो यहाँ पर ये फ़ायदा है। मतलब कि ये बिल्कुल वही बात होगी। आप लोगों को याद होगा मैंने एक बार बोला था कि मैं जो है दिल्ली में जब रहता था MTNL का कनेक्शन लेने गया, ठीक है। तो वहाँ पर उनके द्वारा वो कनेक्शन जो है मतलब वो नहीं कहते कि रगड़ कर बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी, तब जाकर वो कनेक्शन उन्होंने दिया था। तो वो अगर कंपटीशन में वहाँ पर कोई अगर प्राइवेट कंपनी होती तो वो जी हजूरी करते और उसी दिन शाम तक जो है इंटरनेट का कनेक्शन जो है मेरा तैयार हो जाता, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कंपटीशन अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने में आप लोगों की हेल्प करता है, और इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे काम करें ताकि ईजी रहे लोगों को अपना काम करने में। तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ता है, यानी कि देश में बिजनेस बढ़ने का अच्छे चांसेस रहते हैं। और जब भी देश के अंदर बिजनेस बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब बढ़ेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होती हैं। कंपटीशन जो एक्ट है 2002 में लाया गया, इसी एक्ट के बेस पर हमारे देश में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी मानी जाती है, वो बनाई गई। तो याद रखिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक बॉडी है, यानी कि वो कानून पास कर पार्लियामेंट में तब बनाई गई है, इसलिए उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर में आती है। उसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन कौन से ये बताता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, और आज की डेट में जो कमीशन के जो एक तरीके से हेड हैं वो है अशोक कुमार गुप्ता। तो उनका नाम भी आप लोग याद रख लेना, कई बार पूछ ले आता है, छोटा मोटा सा आइडिया कम से कम आप लोग रख सकते हैं, ठीक है, अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछे तो इसलिए हल्का सा आइडिया रखिएगा जरूर। सारा सिस्टम बनाया क्यों गया? ताकि मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर हो वो भी काम कर सके, छोटा प्लेयर हो वो भी काम कर सके। ऐसा नहीं कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछलियों को सबको खा गई और बेसिकली किसी को छोड़ा ही नहीं है। ऐसे नहीं जैसे उसने फेसबुक ने क्या किया, अपना इंस्टाग्राम खरीद लिया, फिर व्हाट्सएप खरीद लिया। अभी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जिन्होंने छोटी छोटी कंपनी खत्म कर दी, तो उसके बाद में फिर मार्केट में टिकने भी नहीं देते उनके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आती है फेज में, ताकि यहाँ पर एक तरीके से फोकस दिया जा सके, कोई भी ऐसी हरकतें हो तो उसको रोका जा सके। तो ये बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक को लेकर। ओके, तो बॉडी भी कवर होगी, न्यूज़ भी कवर होगी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। जिंदगी में जब आप लोग किसी पोस्ट पर जाओगे ना यार,
उस पोस्ट की अहमियत आप लोग तब समझ पाओगे जब आप लोग के हाथ में एक पावर आएगी, क्योंकि जब पावर आप लोगों के हाथ में आती है तो वो आप लोगों को बताती है कि कोई काम आप लोगों को कैसे करना है। आप लोगों को मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं, और वो डायलॉग नहीं है, वो एक कोटेशन है जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सुना ना आप लोगों ने? तो वो हमेशा याद रखिएगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आज का टारगेट क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज आप लोगों को कितना पढ़ना है और कल आप लोगों ने कितना पढ़ा है। मेरी आंखें तरस चुकी हैं ये देखने के लिए कि सर आज मैंने 100% यहाँ पर अपना टारगेट पूरा किया है। कल मैंने देखा कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने 100% लिखा, पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग 60 से 70 भी अपना कंप्लीट कर रहे हो ना डेली, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। 50 से ऊपर अगर आप लोगों का है, यानी कि जो आप लोगों ने डिसाइड किया है, और 50% आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो इसका मतलब अपनी पीठ थपथपानी है। 50 से ऊपर जितना भी ऊपर जाओगे उतने आप लोगों के लिए फायदेमंद है। 50 से नीचे अगर जा रहे हो जो डिसाइड किया था, तो फिर गाड़ी, फिर दिक्कत है नहीं, फिर तो गई भैंस पानी में, तो फिर तो दिक्कत होने वाली है। तो ये याद आप लोगों को रखना है यहाँ पर। तो अपना टारगेट डेली लिखना है कमेंट बॉक्स में। इससे आप लोग जो चीजें याद रखोगे ना लंबे समय तक, वो आप लोगों के माइंड में घूमती रहेंगी, और इससे आप लोग जब चीजों को लिख लेते हैं तो आप लोगों के माइंड में सेट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कहीं ना कहीं चीजों को लिख लिख कर याद करने की जो आदत होती है वो लंबे समय तक भूलता नहीं है उनको। बहुत सारे बच्चे हैं जो लिख लिख कर पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसको। तो अपने नोट्स बनाया करो, उससे आप लोगों को लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। जो भी आप लोग करना है, जो आप लोग करना चाहते हैं, उसका एक खाका तैयार कर लिया करो डेली सोने से पहले। और फिर जैसे ही मॉर्निंग में उठो टाइम टेबल फिक्स कर लो 6 बजे से अपना, कि 6 बजे इस तरीके से चीजें स्टार्ट करनी है और फिर जिंदगी को आगे लेकर चलना है। तो सही पैटर्न आप लोग फॉलो कर पाओगे। मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है आज के डेट में जो बहुत सारा चैलेंज लेकर आता है। एक तो है अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि जो कहीं जॉब नहीं कर रहा है, और एक है यूनिफॉर्म, यानी कि जो एक तरीके से यूनिफॉर्म में है। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो आर्मी के पर्सन हैं, वो भी आज के डेट में दिक्कतें फेस कर रहे हैं। जब इंसान को बोलते हैं ना कि इंसान की मेंटल हेल्थ सही नहीं है, वो उसका ऐसा लगता है कि वो बिखरा पड़ा है सब कुछ जिंदगी में, यानी कि उसको ये समझ में नहीं आता है कि यार क्या सही है और क्या गलत है। वो इतना होच पोच रहता है कि उसको आप लोगों को कहीं पर भी कितनी भी अच्छी बातें बता दो, उसको आशा की किरण दिखेगी नहीं। उसको लगेगा यार जिंदगी बिल्कुल बर्बाद चल रही है, यार एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, ऊपर से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, ऊपर से घर वाले शादी की बात कर रहे हैं। ठीक, खासकर लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में कल को यहाँ पर ये नहीं पता है कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, सब कुछ एक तरीके से अनप्रेडिक्टिव हो जाता है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो उसमें जो मुझे पर्सनली लगता है, जो सबसे एक अच्छा तरीका, उसको यार फॉलो करने की कोशिश करो। आप लोग जिन चीजों को करने के बारे में सोच रहे हो ना, मतलब आप लोगों को जैसे कि आप लोग बोले कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप लोग एक बार जबरदस्ती अपने आप को बैठा लो एक चेयर पर और बोलो कि बाद में सोचेंगे जो भी चल रहा है जिंदगी में, पहले थोड़ा सा पढ़ ले, जो काम आप लोग करना है पहले थोड़ा सा वो काम निपटा लो। उसके बाद में आप लोगों के अंदर ना थोड़ी सी पॉजिटिविटी आप लोगों को देखने को मिलने लगी वहां से, और फिर ऐसे ऐसी चीजें छोटी छोटी करके ना यार आप लोग ना बहुत लंबा सफर तय कर सकते हो। जब जब मुझे टेंशन होती है तो मैं क्या करने लगता हूँ, मैं अक्सर अपना जो रूम है उसको साफ करने लगता हूँ। जो भी चीज़ें मुझे लगती हैं, मतलब एक तरीके से इधर उधर कई दिनों से मैंने टच नहीं किया, उनको थोड़ा सही करने लगता हूँ। ठीक है, अपनी जो बुक्स रखी हुई हैं उनको, उनके ऊपर थोड़ा सा जो एक आधी जो धूल जम गई उनको साफ करने लगता हूँ। तो इससे मतलब कि इंसान ना अपनी जो प्रवृत्ति है उसको समझना पड़ेगा पहले आप लोगों को, कि कौन सी ऐसी चीजें जिसमें जाकर आप लोग इरिटेट होने लगते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जिसमें जाकर आप लोग टेंशन में आने लगते हैं। तो वहां से आप लोगों को अपने आप को संभालना आना चाहिए। तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो एक सिचुएशनल चीज आप लोग बोल सकते हो। एक सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हो, आप लोगों को डिप्रेशन है, जैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे वो डिप्रेशन चुटकियों में दूर हो जाएगा। रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिप्रेशन है, रिजल्ट आ गया, तुरंत आप लोगों का डिप्रेशन जो है वो दूर भागेगा आप लोगों से। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो फिर आप लोग उसके साथ में डील करना जान जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है यार एक अच्छा तरीका ये भी है कि बॉडी में से एक बार पसीना अगर आप लोग निकाल दो ना, एक बार को दिन में मेहनत कर कर, अपना एक्सरसाइज कर कर, कुछ भी कर कर, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे काम, उससे आप लोग की बॉडी में से नेगेटिव चीजें बाहर निकलती हैं, तो आप लोग और अच्छे से चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो ये मुझे पर्सनली लगता है। इसकी वजह से दिक्कत क्या देखने को मिलती है, लो मूड रहेगा आप लोगों का, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, इसी के साथ में एजिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को लगेगा कि घबराहट हो रही है अंदर से। ठीक है, आप लोगों को फटीग यानी कि एक तरीके से थकावट आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ भी खाने का आप लोगों का मन नहीं करेगा। स्लीप, सोए रहोगे बिस्तर में पड़े हुए पर लेकिन नींद नहीं आ रही है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में आप लोगों को डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें जब इंसान को दिखने लगे तो उसको ये लगता है डिप्रेशन में है, पर लेकिन रियलिटी में आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा चिल करो। ठीक है, जिंदगी को इतना टफ मत बनाओ यार कि बस यही जिंदगी बन गई है। ये जिंदगी का एक पार्ट है। जिंदगी में अगर 70, 80, 90, 100 साल जियोगे आप लोग, तो अभी आप लोग अपनी एज देखो, ये छोटे से आप लोग जोन में हो। तो यही बात यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर है जिनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया गवर्नमेंट को, उन्होंने यही बोला
कि गवर्नमेंट को नीड है कि इसके ऊपर एक्शन ले इमीडिएटली, कि ये एक तरह का हेल्थ इशू बन चुका है यूनिफॉर्म वाले लोगों के लिए जो आज के डेट में यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो इसके लिए कम से कम कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे केसेस आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें यह बात की गई है कि एक इंसान ने अपने ही साथियों को गोली मार दी। तो क्यों गोली मार दी? क्योंकि उसमें कई सारे केस ऐसे भी थे। एक ने बताया था कि हमेशा मुझे उल्टी सीधे शब्द यूज किया करते थे, कई बार मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उससे इरिटेट हो गया तो भाई ने उठाकर गोली मार दी अपने दोस्तों को। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोई पूछे कि इसके पीछे क्या क्या इशू हैं, कि मेंटल जो हेल्थ है वो काफी प्रॉब्लम में यहां पर रहती है, तो उसके पीछे कुछ पॉइंट आप लोग याद रखेगा। जैसे एक तो सबसे बड़ी बात जो है उनका टाइट जो स्ट्रक्चर है, जो टाइट शेड्यूल है, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से आप लोग एक कमांड एक कंट्रोल के अंदर रहते हैं। एक सीनियर है, उसके नीचे जो जूनियर रहेगा वो बिल्कुल ऐसे रहेगा, पता नहीं कि मतलब एक तरीके से ना कोई गुनाह कर दो हर जगह, यस सर, जी सर, ये हो गया फलाना ढिमकाना, मतलब कि सामने वाले के सामने अगर सीनियर है तो सर उठा के चल भी नहीं सकता है। ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। सीनियर ऑफिसर हर अपने सीनियर ऑफिसर को जो इमीडिएटली उनसे सीनियर है उसको रिपोर्ट करते हैं, और जूनियर जो अपने सीनियर को रिपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने ये सिस्टम देखा होगा। डिसिप्लिन इतना टाइट है वहां पर कि कई बार लोग जो है उस डिसिप्लिन से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उनको कई बार अपना जो रोल है उसमें क्लैरिटी नजर नहीं आती है क्या करना है। डेली एक ही चीज को रिपीट करना वो भी कहता है, अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाना। और कई बार तो ऐसा लगता है, जो वहां पर लोगों का इंटरव्यू लिया गया उनसे पूछा गया कि ऐसा लग रहा है कि इंसान हम लोग है ही नहीं है, यानी कि हमारे अंदर से ऐसा लग रहा है कि इंसानियत खत्म होती जा रही है। इतना टाइट शेड्यूल कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि स्ट्रेस जो है उसको कोई मानता ही नहीं है, मतलब स्ट्रेस को स्ट्रेस की तरीके से देखते नहीं है, उसके ऊपर कोई अटेंशन ही नहीं दे रखी है कि भाई साहब ये कोई दिक्कत है, इसका सॉल्यूशन यहां पर निकालना है। जब सॉल्यूशन नहीं है तो फिर सोचेगा कौन? तो प्रॉब्लम जो लाने के लिए यहां पर उसके बारे में जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, हर वीक कोई ना कोई बातें करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर है। तो यूनिफॉर्म के अंदर जब आप लोग जाएंगे एक तरीके से, तो वहां पर डिसिप्लिन वाली लाइफ आप लोगों को जीनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग चाहते हैं कि हर एक इंसान ही चाहता है कि अपने आप को मच्चो दिखाए। मच्चो यानी कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है बेसिकली, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि दिक्कत कितनी भी है पर अपने आप को मच्चो दिखाना है। भाई साहब अगर मन करता है ना रोने का तो रो लिया करो। रोना ऐसा नहीं है कि लड़का होके भी रो रहा है, सुना होगा ना ये, अच्छा लड़कियों के नसीब में ही बस रोना लिखा है, ऐसा नहीं है। लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर दिक्कत हो लाइफ में, अगर रोने का मन कर रहा है तो रो लेना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर नींद बहुत आती है, यार सोने का मन करे तो सो लो ना, सो लो एक बार बैठकर 6 7 8 घंटे बैठ कर, नहीं मतलब लेट कर, ठीक है बैठे बैठे क्या सोओगे, जितना सोना है सो लो ना, एक बार नींद खत्म हो जाएगी फिर बैठ के पढ़ लेना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं, सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है आज की डेट में। कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है यहाँ पर, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनका जो अचीवमेंट है उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक कांस्टेबल हूं और मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है आईपीएस ऑफिसर, तो मैंने जाकर फील्ड में किसी एक आतंकवादी को गोली मार दी, तो वहां पर आईपीएस जो मुझे लीड कर रहा था तो आईपीएस ले जाएगा पूरा क्रेडिट। ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से 85% बोला गया है यहाँ पर अराउंड जो स्टेट की पुलिस है या सीएपीएफ जो है यहाँ पर, उनको बेसिकली रहता ही नहीं है कि हाँ उनको बेसिकली उसका अचीवमेंट का उसके बारे में उनको कोई अप्रिशिएट करे, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो, सीनियर ले जाता है कि अच्छा इसने किया है सारा काम, इसने चीजों को लेकर चला है, तो इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। यानी कि मेहनत कोई कर रहा है और कोई और जो है उसका फल खा रहा है। इसी के साथ में एल्कोहलिज्म काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो मिलिट्री में आर्मी में रहते हैं तो वो अक्सर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। उनका एक ऐसा एक शेड्यूल बन जाता है कि वो एक नॉर्मल बन जाता है उनके लिए। कभी भी पार्टी करेंगे तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे दोस्त भी हैं मेरे, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दारू पीने की, मतलब ठीक है पार्टी करते हैं दारू, मैंने कहा पियो यार एंजॉय करो तुम लोग, ठीक है, मैंने कहा मेरे पेट को ये हजम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और अगर कोई भी जरा सा इधर उधर कर दे कुछ काम तो उनको पनिशमेंट भी बड़े तकड़े दिए जाते हैं। तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो यंगर जनरेशन जो है आज के डेट में वो सोच रही है कि जाए ना आर्म फोर्स में, वो डिस्टेंस बनाने की कोशिश करती है, डिमोरलाइज होते जा रहे हैं, ऐसी यहाँ पर बातें बोली जा रही है। तो इसके चलते सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही है फोर्स के अंदर में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका सिचुएशन क्या है, अगर इसको सुधार रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि गुड वर्किंग कंडीशन वहां पर होनी चाहिए, कि लगे इंसान को कि कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी यहां पर इशू है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। लोगों के साथ में बातें तो करो यार, जिसको टेंशन है। इंसान को बताऊं इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बस ये चाहते हैं हमसे कोई बातें कर ले, वो चाहते हैं कि उनको सोल्यूशन मत दो, बस बातें कर लो, उनकी सुन लो तो सही भाई साहब दिक्कत क्या है। ऐसे भी आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। उनको रिवॉर्ड दो यार अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं। जैसे आप लोग कितने सारे बच्चे कितने शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर रहे हैं, वो चीज मुझे बड़ी शानदार लगी। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है।
आप लोग भी यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सीख रहे हैं एक दूसरे से, सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो अवार्ड सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। जब इंसान को अवार्ड मिलता है ना, तो वो अपने आप में ही अंदर से फील करता है कि वाह यार कुछ अच्छा हो गया। और आप लोगों को बताऊं, 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा मेंस के अंदर में, बोला गया कि वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल एंड अनलेस वी ऑब्टेन पीस विद इन ओवर सेल्फ। ये बात बोली गई दलाई लामा जी के द्वारा, और यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया गया आप लोगों से 2021 में। तो यानी कि इन चीजों को यूपीएससी भी समझ रहा है कि भाई साहब ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो इसके ऊपर आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है। यहां पर आप लोगों को मैंने ओनली मिलिट्री के बारे में बताया, अनएम्प्लॉयड यूथ सुसाइड कर रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को जो रिपोर्ट के बारे में बताया था एंड जो एनसीआरबी की, कि किस तरीके से कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो किस तरीके से आज के में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आंसर राइटिंग भी आप लोग यहां पर देखिए, अगर इसके बारे में लिखने के लिए आ जाए तो जो आप लोग फील कर रहे हैं जिंदगी में, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। कितने सारे वो लोग आज के डेट में सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े कई सारे ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन तक सुसाइड कर रहे हैं आज की डेट में। क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर, जाना लिखना, एक दूसरे का क्वेश्चन जो है उसको एनालाइज करना। और बहुत सारे बच्चे जो शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं, कम से कम 2 या 3 के आंसर पढ़ लो, आप लोगों को पता चल जाएगा आंसर कैसे लिखना है। जो लिख रहे हैं, फिर से बोल दूंगा हूं, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आना है, सीखना ही पर पड़ेगा आप लोगों को। तो जितने अच्छे से लिख लो उतना लंबे समय तक चीजें चलेंगी। फिर एक क्वेश्चन 2020 से पूछा गया, अभी 2021 का दिखा है। आंसर राइटिंग बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कितना इंपॉर्टेंट है यहां पर ये टॉपिक। बोला गया ए पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर द एक्सट्रीम स्ट्रेस। समझ रहे हो आप लोग, कल को आईएएस आईपीएस भी बनोगे ना भाई साहब, ऊपर नाचेंगे आप लोग के ऊपर पॉलिटिशियन। तो आप लोग लग रहा है बस एग्जाम निकाल लिया, नहीं। जो स्ट्रेस आप लोग आज की डेट में मैनेज नहीं कर पा रहे, वो आगे बढ़ने वाला है। स्ट्रेस आप लोगों के ऊपर रहेगा, जॉब का, काम का आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे फैमिली बढ़ती है, बहुत सारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बढ़ेगी यहाँ पर। जैसे जैसे सीनियर पोस्ट पर जाओगे और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये जरूरी है कि व्हाट कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव जो एटीट्यूड इन ए पर्सन, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर कि क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है। दोनों क्वेश्चन टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, अच्छे से आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे कि कोई भी डाउट देखने को नहीं मिले। एक और स्लाइड है वैसे यहाँ पर, अगर बात करें जो आज की डेट में मेंटल जो डिसऑर्डर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर में 2019 की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा लोगों को एंजाइटी देखने को मिलती है, किसी चीज को लेकर घबरा जाना, डिप्रेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके चलते अल्कोहल जो कि काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप लोग डिप्रेशन में ना, आप लोग की ईटिंग हैबिट चेंज हो जाएगी, आप लोग ज्यादा खाना स्टार्ट कर दोगे, ये दिक्कत देखने को मिलेगी। इसके जो फीनिया, ये एक तरीका पागलपन आप लोगों को देखने को मिलता है, मानसिक विकार बोलते हैं इसको। बाइपोलर डिसऑर्डर, आप लोगों के मूड जो है इतने ज्यादा स्विंग आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे जिसकी कुछ हद नहीं है। यानी कि डिसऑर्डर जो रहता है, जो कि डिप्रेशन से और फिर लोअर आप लोगों के अलग अलग से कई बार एंजाइटी काफी ज्यादा हो जाना, वो बोलते हैं। और कई सारे लोग इसी टाइम पर ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को नॉर्मल तरीके से बता दी। अब आप लोग एक अच्छा आंसर यहाँ पर लिख पाएंगे डिटेल में अच्छे से। सारी चीज़ जो बताई हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे जो वे फॉरवर्ड हैं वो भी आप लोगों के लिखे हुए हैं। तो एक प्यारा सा आंसर लिखकर अगर आप लोग पोस्ट कर दोगे तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। फीडबैक जरूर देना, कैसा लगता है लेक्चर, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, मुझे नहीं यूट्यूब को, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत ही इनअप्रोप्रिएट चीज़ें पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो उसको बता दो भाई कि ये इनअप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो एक लाइक हर एक पर्सन अगर करेगा तो ये वीडियो जो है यूट्यूब को पता चलेगा कैसी है। और ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिव वीडियो अपलोड करते ही खत्म हो जाती है। अब आंसर देना है, शेयर करना है, लाइक करना है, जो भी करना है आप लोगों को इसके साथ में, वो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो इससे ये चीजें भी आप लोगों की ड्यूटी है एक तरीके से रेगुलर, क्योंकि चाहते हो कि ये चीज सही से चलती रहे, तो इतना आप लोगों को यार कम से कम करना पड़ेगा। क्योंकि ये यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है, ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कहता है इस चीज को कि हाँ, पता उसको कैसे चलेगा, लाइक करने से, डिसलाइक करने से, कमेंट करने से, उसी से तो पता चलेगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। यूट्यूब यही जानना चाहता है और आप लोगों को यही बताना है। तो ये था पूरा टॉपिक डिटेल में, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट डिटेल में क्लियर कर लिया हम लोगों ने अच्छे से। ये आर्टिकल हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस का देखा, काफी शानदार आर्टिकल है और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से सुनिए। ये जो आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर कवर किया गया, बहुत ही डिटेल में ये आर्टिकल है, ये जो कवर किया गया। और ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। और ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ढंग से सुनिएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। ठीक है, तो अच्छे से बातें करेंगे पूरे टॉपिक के बारे में। बात की जा रही है ILO के बारे में। ILO क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बोला गया है कि लेस देन ए क्वार्टर इंडियन अंडर सोशल प्रोटेक्शन नेट। सोशल प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे कि आज की डेट में आप लोगों के पास में इंश्योरेंस है, कल को बीमार हो जाओ, एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो ये होती है सोसाइटी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना।
तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो शानदार तरीके से अपने लोगों को सोशल प्रोटेक्शन देती हैं, पर हमारे देश में ये रिवाज नहीं है। मतलब हम लोग मोबाइल का इंश्योरेंस ले लेते हैं, आईफोन लेके आए वैसे भी इंश्योरेंस ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि किडनी बेच के लिए। अच्छा, अपनी किडनी बेच के लिया तो अपनी किडनी का इंश्योरेंस कराया था? अरे नहीं, अपनी तो है, क्या कराना है? ऐसे आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये हमारे देश के अंदर बड़ी कंडीशन है। तो बात की जा रही है यहाँ पर आर्मी के अंदर एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है, अगर आप लोग आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो तो लाइफ टाइम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो कि एक तरीका इंश्योरेंस मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, अभी बातें कर रहा था मैं अपने पापा जी से, तो मैंने बोला कि इंश्योरेंस के बारे में बातें की, मैंने कहा इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो मैंने माइंड से निकल गया, मैंने कहा किन से बातें कर रहा हूँ क्योंकि पापा जी आर्मी से रिटायर है, तो उनके पास में तो लाइफ टाइम का इंश्योरेंस मिला हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे और मम्मी को ज़रूरत नहीं है, आप ना देखो तुमको कैसे कराना है। मतलब कि एक तरीके से, मतलब कि हम लोगों को कराना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से हम आर्मी में नहीं है। और बच्चों के लिए कब तक होता है? बच्चों के लिए होता है 25 ईयर तक। अगर आप लोग जो है आर्मी में है तो आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं, तो मतलब आप लोगों के पेरेंट्स आर्मी में, तो आप लोग 25 साल तक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है वो। किस लिए? क्योंकि जैसे गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो कल को एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कम से कम आप लोगों का होना चाहिए। अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अगर आप लोग स्कूटी चलाती है, खासकर लड़कियां, ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा इसको करवा लीजिए। बड़ा ही सस्ता सा होता है, बहुत ही माइन्यूट प्राइस पे, पर लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। ओके, बात करें यहाँ पर, बात की जा रही है ये एक रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है, और इसने चौंका देने वाले डेटा आप लोगों के सामने रखे हैं। बोला गया है ओनली 24.4% जो इंडियन है वो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा सोशल प्रोटेक्शन स्कीम लेकर घूम रहे हैं। यानी कि टोटल 1/4 जो हमारी पॉपुलेशन है उसका ओनली 1/4 यानी कि लगभग 25% लोग जो हैं वो सोशल प्रोटेक्शन लिए हुए हैं। हमसे ज्यादा तो बांग्लादेश वाले लिए हुए हैं 28%। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग जो है कितने पीछे चल रहे हैं, और इसके ऊपर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। अब थोड़ा समझ लेते हैं सोशल प्रोटेक्शन में आता क्या क्या है, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले। सोशल प्रोटेक्शन जब स्कीम मिल जाती है इंसान को, तो ये समझो कि एक तरीके से उसकी जिंदगी में थोड़ी सी शांति आ जाती है। सोशल प्रोटेक्शन जैसे कि ह्यूमन है तो उसको ह्यूमन कैपिटल बनाना है। वो कैसे बनेगा? अच्छी एजुकेशन दे दो उसको, अच्छी हेल्थ की सर्विस दे दो, तो वो क्या बनेगा? ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था हमारे देश में 1968 में जब यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, उस टाइम बोला था कि हमारी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का हम लोगों को 6% खर्च करना है अपनी एजुकेशन के ऊपर। भाई साहब आप लोग सोचकर हैरान हो जाओगे, आज तक भी 2% खर्च नहीं कर पाए। 6% तो 1967 में, 1968 1970 में आप लोग बोल सकते हैं, और अभी हम लोग 2022 से बैठे हैं, तो आज तक भी हम लोग जो है इसको यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाए। 6% दूर की बात है, 2% भी, तो ये दिक्कत है यहाँ पर। अगर यहाँ पर इंसान जो है गरीब है तो उसको कई सारी सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है। आप लोगों ने जनधन स्कीम के बारे में सुना होगा। यहाँ पर अभी आप लोगों ने यहाँ पर दुनिया भर की जो आज के दिन में सोशल प्रोटेक्शन स्कीम, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलती है कि लोगों को अनाज प्रोवाइड कराया जाता है, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी में रिफॉर्म आप लोग यहाँ पर निकल कर आते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे सोसाइटी को एक तरीके से आगे लेकर चलने की कोशिश की जाती है। सोशल प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि सोसाइटी के अंदर आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा रही है। सोशल प्रोटेक्शन में एक सोशल कोहेजन है, इसका मतलब होता है सामाजिक एकता, यानी कि एक साथ मिलकर रहते हैं, कोई दिक्कत होती है उसके साथ में लड़ते हैं, तो ये भी एक तरीका सोशल प्रोटेक्शन ही है। यानी घर में किसी एक इंसान को कुछ हो जाए तो पूरा परिवार जो है उसके साथ में सपोर्ट में खड़ा रहता है, तो है ना एक तरीके की सोशल प्रोटेक्शन ये भी। इकोनॉमिक रेजिलियंस, अगर कोई इकोनॉमी के अंदर में लचीलापन हो। आप लोगों को पता है 2008 में जब रिसेशन आया, मैंने आप लोगों को ये बात कई बार बताई है पहले भी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो गई, पर लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी बर्बाद नहीं हुई। उसका बस एक रीजन था कि हम लोग सेविंग पे ऊपर फोकस देते हैं। ठीक है, और दुनिया क्या करती है, जितना कमाया उसको खर्च कर दिया, फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो हम लोग जो है सेविंग के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा माँ बाप अक्सर बोलते हैं कि हमने तो अपनी काट ली, अब तुम देख लो कैसे करनी है। ये बोलते हैं बस आप लोगों को, पर लेकिन आप लोगों के लिए फिर भी बहुत कुछ करके जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये पेरेंट्स का प्यार होता है। वो अपनी ज़िंदगी पूरी जिस तरीके से काटी उन्होंने काट ली, पर यह नहीं कि बच्चे की ज़िंदगी वैसा सुधर जाए, उसके पीछे लगे रहते हैं पूरा। तो ये है हमारी फैमिली सोसाइटी का सिस्टम जो आप लोग देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, और लाइवलीहुड जो है लोगों के लिए, अभी आप लोगों ने देखा हमारे देश में बोला गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा कि 10 लाख जॉब अभी आने वाले टाइम में क्रिएट करेंगे।
तो कहीं ना कहीं लोगों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है सोशल प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आती हैं। फसल बीमा योजना किसानों के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य योजना के बारे में अगर बात कर ले यहाँ पर, ठीक है, जो एक तरीके से जन धन स्कीम हो गई यहाँ पर, इस तरीके से महिलाओं के लिए आप लोगों को स्कीम देखने को मिलेगी, बच्चों के लिए। और ये सारी चीजें हमारे संविधान में भी कहीं ना कहीं मेंशन कर रखी है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, इसीलिए डीपीएसपी डाली गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस, इसीलिए डाली गई है। कौन से पार्ट में है डीपीएसपी और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, कमेंट बॉक्स में बता दो। पॉलिटी के अंदर जाकर रिवाइज कर लेना, डिटेल में चैप्टर प्रोवाइड करा है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अभी थोड़ी सी बात अगर करूं, दुनिया में सबसे अच्छे लेवल पर अगर सोशल प्रोटेक्शन के बारे में आप लोग बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मंगोलिया, इसी के साथ में न्यूजीलैंड, इसी के साथ में सिंगापुर, यहां पर आप लोगों को नजर आ जाएगा, ठीक है, सिंगापुर, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये वो कंट्री है जहां पर 100% सोशल प्रोटेक्शन है लोगों के लिए, यानी कि सारी की सारी जनता कवर कर रखी है, और ये आप लोग यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन ये सोशल प्रोटेक्शन अगर आप लोग जाएंगे खासकर एशिया वाले रीजन में, जैसे हमारे देश हो गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये वाले रीजन, यहां पर आप लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर कंट्री की पॉपुलेशन काफी ज्यादा आप लोगों को नजर आती है। खासकर लो देखने को मिलेगी, सबसे लोअर आप लोगों को अफगानिस्तान के अंदर में, वहां तो खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात है, सोशल प्रोटेक्शन तो दूर की बात है। फिर इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, यहां पर इतने कम वर्कर हैं कि सोशल प्रोटेक्शन के अंदर लेस देन 5% वर्कर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे जो इसके अंदर कवर किए गए। तो जरूरी है इसके ऊपर फोकस देना। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बात करें, ये मानते हैं कि लगभग 46% जो है लोग ग्लोबल लेवल पे, वो यहां पर जिसके अंदर कवर करने की बात की जा रही है, एटलीस्ट किसी एक प्रोटेक्शन में, तो कोई एक प्रोटेक्शन स्कीम, हेल्थ की स्कीम होगी, जैसे कोई और खाने पीने की होगी, ठीक है। तो यहां पर बाकी की बहुत सारी जनता ऐसी है जो अनप्रोटेक्टेड घूम रही है, उसके ऊपर फोकस देने हैं। वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है उसके बारे में अगर बात करें, जो कि लगभग 4 बिलियन लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो भी आधे आप लोग ऐसे हैं जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है, ओनली हाफ, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करें तो वुमेन कवरेज जो है वो काफी पीछे है। एक मैन को बोला जाता है कि भाई साहब तू करा ले, क्योंकि तू कमाने वाला है घर में, पर वुमेन को फिर भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उतना कवरेज। तो ये भी एक काफी बड़ा इशू देश के अंदर में देखने को मिलता है। तो ये वो सारी चीजें जो रिपोर्ट बता रही है, ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारी कंट्री के अंदर सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। लो इन्वेस्टमेंट किया था सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर में, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो कैसे निकल कर आएगा। तो इसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है। इंडिया सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट है वो लोअर देन 5% ऑफ द पर कैपिटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि अगर दूसरी कंट्री में जाओगे तो ये आप लोग बहुत हाई देखने को मिलेगा। रिसेंट हालांकि कुछ इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, इनके बारे में अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें एमजी नरेगा के बारे में आप लोग यहां पर बात कर सकते हैं। हायर कवरेज यहां पर देखने को मिल रहा है, लोगों को कम से कम जॉब मिली यहां पर। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को, एमजी नरेगा ने बहुत सारे लोगों को सुसाइड करने से बचा लिया कोविड-19 के टाइम पर, वरना इतने सारे लोग सुसाइड करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि रोजी रोटी नहीं मिल पाती। तो वो एमजी नरेगा ही था जिसको हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी स्कीमें जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। प्रधानमंत्री जो आप लोगों को देखने को मिल रही है श्रम योगी मानधन योजना, इसी के साथ में नेशनल पेंशन वाली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, ये सारे मातृत्व जो यहाँ पर सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन, ये सफाई कर्मचारी सेल्फ, ये सारी वो स्कीम है जो कि यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है अलग अलग सेक्शन के लोगों को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जो है चीजों को सुधारती हुई यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, याद रखिएगा, यह है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईएलओ बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 1919 में इसको 100 साल पूरे हो गए, इसीलिए कई सारे स्टेट पीसेस के अंदर में क्वेश्चन चिपका दिया उठाकर कि हाँ पढ़ा होगा ही नहीं, पता है हम लोग को, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत सारे ना मजे लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग देखो, और कई सारे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे आप लोग देखते हैं एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन से ओनली, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी अलग अलग रीजन की वजह से। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको यहाँ पर ये स्टैब्लिश किया गया था 1919 में। आगे चलकर यहाँ पर इसको नोबेल पीस प्राइज मिला, इतना शानदार काम किया इसने। और इसी के चलते यहाँ पर ओनली ट्राइपार्टाइट एजेंसी है जिसमें 3 काम करते हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉई और वर्कर, सारे मिलकर आप लोग यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। ये 4 रिपोर्ट बनाती है भाई साहब, चारों में से कोई ना कोई रिपोर्ट हर साल पूछ ली जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड आउटलुक रिपोर्ट जो है यही बनाती है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट यही बनाती है, सोशल डायलॉग रिपोर्ट यही बनाती है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने बात की वो यही बनाती है। तो ये जो डेटा इकट्ठा करती है उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के सामने कोई ऐसी स्कीम लाकर रख देती है, तो इसी से निकल कर आती हैं चीजें। तो ये आप लोग समझ के चलिएगा। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की यहाँ पर कवर हो गई, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है इसके बारे में, 2017 में यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। बोला गया डज द राइट्स ऑफ द पर्सन
with Disability Act 2016 ensure an effective mechanism for the empowerment and inclusion of the intended beneficiary in the society. Discuss. तो समाज के अंदर में जो भी ये तबका है सोसाइटी में, जिसको नॉर्मली आप लोग बोलते हैं दिव्यांगन, तो उसके लिए कानून लाया गया था, तो उनके सशक्तिकरण के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो तंत्र यूज किया जा रहा है, तो उसके ऊपर विचार विमर्श आप लोग करने हैं. तो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी गई हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है. बात की जा रही है आईएलओ के बारे में. तो आईएलओ इनके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत करती है. तो बताइए, वीडियो को पॉज कर आंसर देना. अब मैंने सोचा है कि क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को नहीं दिया करूं. रीजन क्या है? रीजन ये कि पीपीटी में भी वो रहते हैं, टॉपिक जस्ट अभी पढ़ाता हूं, तो उसका आंसर देने का कोई मतलब बनता नहीं है. तो ये इतनी तो मशक्कत कम से कम आप लोग करनी चाहिए. पीपीटी में आप लोगों को सारे आंसर मिल ही जाते हैं. ठीक है, तो अगर वो भी आंसर यहीं पर ही बता दो तो फिर क्या ही मतलब रह गया उसका. तो थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी डालो. बिल्कुल स्पून फीडिंग जो है वो सही नहीं रहती जिंदगी के लिए. ठीक है, तो ये आंसर आप लोग बताओ, देखता हूं कौन सी आंसर देता है. ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहां पर बात की जा रही है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला गया कि स्टैब्लिश की गई ट्रीटी ऑफ वार्साई की वजह से, जो कि 1919 में आई, पहली स्टेटमेंट. दूसरा बोला गया कि यहां पर फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, यहां पर जिसको 1945 में यहां पर स्टैब्लिश किया गया. ये ओनली ट्राइपार्टाइट एजेंसी है यूएन की, ये बोला गया. तो सही आंसर आप लोगों को बताना है. ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव. सही आंसर बताइए इसका क्या होगा. पीपीटी के अंदर मेंशन है, और ये अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो स्लाइड भी एक बार दिखा देता हूं फिर से, ताकि आप लोग समझ सके सही आंसर क्या होगा. 1945 में कहीं लिखा हुआ है कि आप लोगों के लिए 1945 में बनाई गई है. सीधी सीधी बात है यार, कॉमन सेंस. गलत है स्टेटमेंट भाई साहब, बिल्कुल गलत है. आंसर क्या हो गया अब समझ जाओ. आप समझदार को इशारा बहुत है, सारी मेरे से पूछोगे क्या. यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से प्योरली कॉमन सेंस के बेस पर. मैं गारंटी देता हूं अगर थोड़ा सा भी माइंड से रिलैक्स कर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आप लोग आंसर देकर इसका निकल जाओगे. बात की जा रही है अटल पेंशन योजना के बारे में. मुझे कुछ नहीं पता इस स्कीम के बारे में, फिर भी मैं इसका आंसर दूंगा, देखना कैसे. बोला गया इट इज ए मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर. पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है. दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला गया? ओनली 1 मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम. तीसरा बोला गया कि सेम अमाउंट ऑफ द पेंशन इज गारंटी फॉर द स्पाउस फॉर द लाइफ आफ्टर द सब्सक्राइबर डेथ. यानी कि जो इंसान है उसकी डेथ हो जाती है, अगर लड़का लड़की है तो उसकी वाइफ या फिर हस्बैंड को वो स्कीम का फायदा मिलेगा. लग रही है देखने में सही बात बोली गई है. आप लोगों को लगता है भाई साहब ऐसा कौन करेगा कि ओनली 1 मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम? क्यों भाई साहब, दूसरे मेंबरों के साथ में भेदभाव के? ये कोई ऐसी स्कीम थोड़ी ना है कि यहाँ पर इंसान को दूसरे को नहीं मिलेगी. अटल पेंशन योजना है यार, सब इंडिविजुअल है, फैमिली के पार्ट, उनकी खुद की जिंदगी है, राइट टू लाइफ है उनको भाई साहब, आर्टिकल 21 के तहत. ऐसा कुछ पॉसिबल है? तो आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं. ओनली ये स्टेटमेंट भी अगर आप लोगों ने पकड़ ली ना, ऐसा होगा कि मेरे बड़े भाई को मिल गई, छोटे भाई को नहीं मिल रही है, मम्मी को मिल गई स्कीम, पापा को नहीं मिल रही है, ऐसा हो सकता है कभी? तो ये बिल्कुल गलत चीज हो गई. कॉमन सेंस है प्योरली. आंसर क्या हो गया? सी हो गया. तो इस तरीके से तैयार करो यार, कोई भी आंसर जो है वो आप लोगों को छूटेगा नहीं, और कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप लोग गलत नहीं होगा. प्रैक्टिस इस लेवल की करके जाओ कि एग्जामिनर भी ये बोले कि यार इसके लिए क्वेश्चन बनाओ तो कहां से बनाऊं. तो ये आंसर राइटिंग का हो गया, और यहाँ पर ये यूपीएससी का हो गया, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किए गए शानदार तरीके से. तो इनको अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया. फिर से बोलूंगा, फीडबैक देने में कोई जरा सी दिक्कत लगेगी आप लोगों को. मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1/4 लोग जो है फीडबैक दें. 60-70 हज़ार लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट 10,000 लोग तो फीडबैक दिया करो. आप लोग फीडबैक ही नहीं देते हो, तो इसमें कोई ज़्यादा हिम्मत नहीं लगती है अगर आप लोगों को फीडबैक देना पड़ जाए तो. ठीक है, और वो भी उसमें हिम्मत नहीं, एक अंगूठा दबाना है यार. ठीक है, तो इतना तो काम कम से कम कर ही सकते हो ना, तो जरूर इसको करना. ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इंडिया और नॉर्वे के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है. तो बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया एंड नॉर्वे जो है वो डबल हो गया अभी रिसेंटली, ये बात की जा रही है पास्ट 2 ईयर में. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा. आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पर नॉर्वे को मैप में देखिए. अपनी कंट्री के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे तो यह अपनी प्यारी कंट्री. यहाँ से आप लोग आएंगे तो आप लोगों को ये है नॉर्वे. ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोग देखोगे तो कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ओस्लो इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी. नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये वो कंट्री है, अगर कोई भी आज की डेट में आप लोगों ने देखा हो कि ये वो कंट्री है जिसपे कोई ना कोई एक तरीके से लिस्ट में अगर कोई इंडेक्स आता है तो ये सबसे टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगी. इनके बारे में अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा कि यार ये कंट्री जो है रहने के लिए काफ़ी बेहतरीन कंट्री है. यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल जो है एक तरीके से अच्छे लेवल का देखने को मिलता है. ऐसी भी कई सारी बातें आप लोगों ने सुनी होगी. ठीक है,
अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर मुद्दा क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर में। तो बायलैटरल ट्रेड जो है वो 2 बिलियन हो गया लास्ट 2 ईयर में, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी एक तरीके से फायदेमंद बात बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हेंस जेकब, जिनका नाम है यहाँ पर फ्राइडेनल, ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्राइडेनल जो बेसिकली ये इनके द्वारा ये बातें बोली गई। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर बात करें आज से नहीं, बहुत पुरानी बात है, यानी कि बहुत पुराना यारान है इंडिया और नॉर्वे का। अगर बात करें 1947 में जाओगे तो तब से आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्वे फर्स्ट ऐसा हमारे देश में कॉन्सुलेट था जिसने एक तरीके से नॉर्वे ने अपना फर्स्ट कॉन्सुलेट ओपन किया था यहाँ पर कोलकाता और मुंबई के अंदर में 1845 के अंदर में, आज की बात नहीं है। और इसी के साथ में फिर 1857 के अंदर में, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो उस टाइम पर जब 1857 की क्रांति चल रही थी तब की बात मैं कर रहा हूँ। इंडिया जो है यहाँ पर एक तरीके से जो इंडिया के लिए फंड स्टैब्लिश किया गया 1952 में, यहाँ पर नॉर्वे की सपोर्ट से आप लोग बोल सकते हैं। नॉर्वे ने ओपन की एम्बेसी हमारे देश के अंदर में 1952 में, तो यानी कि स्टार्टिंग से ही रिलेशन जो है वो अच्छे चल रहे हैं। नॉर्वे जो है वो एक तरीके से सपोर्ट करते हैं इंडिया की मेंबरशिप मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी MTCR जो ग्रुप है, इसी के साथ में वेसेनागार जो ग्रुप आप लोगों को देखने को, वेसेनार ग्रुप देखने को मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के अंदर में। इंडिया जो है अगर बात करें फिलहाल के टाइम पर, अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि ये सारे ग्रुप का इंडिया मेंबर है क्या, जी हाँ, सारे ग्रुप का इंडिया मेंबर है, क्योंकि नॉर्वे ने हर जगह हम लोग को यहाँ पर सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि नॉर्वे की सपोर्ट से ही बन गए, पर लेकिन यहाँ पर सपोर्ट किया तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। अगर बात करें साइन किया गया था डबल टैक्स अवॉइडेंस, ताकि डबल टैक्स नहीं देना पड़े कंपनीज को यहाँ पर, तो 1986 में यहाँ पर ये रिवाइज किया गया, फिर 2011 में। अगर बात करें कॉन्सुलेट जनरल मुंबई के अंदर में रीओपन किया गया 2015 में, और क्लोज किया गया जो कि क्लोज था यहाँ पर 1970 से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया और नॉर्वे के बारे में आप लोग जान सकते हैं, और इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें और बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। रिलेशन किसी देश के साथ में अच्छे क्यों होते हैं, तो किसी एक पर्पज से नहीं होते हैं। अगर बात करें 2018 में नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया इंडियन स्ट्रेटजी, यानी कि इंडिया से रिलेटेड स्ट्रेटजी, और 5 फोकस दिए गए। पहला तो डेमोक्रेटिक और रूल बेस्ड ऑर्डर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया में, तो ये अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पर ओशन इंडिया के साथ में कनेक्टेड है। एनर्जी के बारे में बात की तो रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर अगर देखा जाए। क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और इसी के साथ में रिसर्च के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंडिया और नॉर्वे टास्क फोर्स बनाई गई ऑन ब्लू इकोनॉमी 2020 के अंदर में, ताकि मिलकर यहाँ पर ओशन के अंदर कुछ भी अगर खलबली मचाना चाहते हैं तो मचा सकें। 2019 में यहाँ पर लगभग बात करें तो 100 के करीब जो नॉर्वे की कंपनी है उन्होंने इंडिया में आकर अपना बेस जमा लिया, ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक तरीके से प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सके। एकेडमिक कोलेब्रेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और यहाँ पर बात की जा रही है इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई के द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। शिप रिसाइकलिंग और शिप बिल्डिंग में यहाँ पर नॉर्वे जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट देश माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े जहाज जो होते हैं जब किसी काम के नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रिसाइकलिंग कंपनी जो है ये अपना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हुई आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से भी कई बार चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में आ जाती हैं, ठीक है। तो कल को अगर क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि वाई इज नॉर्वे इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड व्हाट आर द एरिया ऑफ कोऑपरेशन इन द इंडिया नॉर्वे रिलेशन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उनके लिए तैयार रहिए। देखिए प्रैक्टिस चीज़ों की इतनी बार कर दीजिए ताकि चीज़ें आप लोग को रटनी न पड़े, ठीक है। तुरंत आप लोगों की वो चीज़ें जो हैं वो याद आए, और वो प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने इंडिया और नॉर्वे रिलेशन के बारे में बोला गया कि नॉर्वे फर्स्ट कॉन्सुलेट जो है इंडिया के अंदर ओपन किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंट। 1952 में नॉर्वे के द्वारा ओपन की गई एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर में, बॉम्बे के जो साइन किया गया दोनों के द्वारा डबल टैक्स अवॉइडेंस, ये है 1986 में, और 2018 में नॉर्वे गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया स्ट्रेटजी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सारे आंसर यहाँ पर देखते हैं। आंसर इसका सी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और सी में क्या बोला गया, सी में बोला गया कि सी यहाँ पर 3 यानी कि ओनली जो 3 है उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। क्या क्या है यहाँ पर, फर्स्ट कॉन्सुलेट आज़ादी की बात नहीं, आप लोगों को बताया मैंने अभी 1845 और 1857 में खोला गया। नॉर्वे जो है वो ओपन एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, एम्बेसी 1952 में यहाँ पर ओपन की गई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर क्रेडिट देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर यहाँ पर बात की जाए तो बेसिकली बात की जा रही है कि सिंगल टैक्स अवॉइडेंस, ये 1986 में आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आया। और लास्ट वाले बिल्कुल से यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसकी न्यू स्ट्रेटजी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ओनली 1 स्टेटमेंट गलत थी, बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है।
तो इस तरीके से समझो यार टॉपिक को। अगर टॉपिक को इस तरीके से समझोगे आप लोग तो फिर आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में चीज़ों को तैयार करना है, ओके। एनर्जी की रिक्वायरमेंट आज की डेट में हर एक इंसान को आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोग बोलोगे कैसे सर, हमको तो नहीं है। अगर आज की डेट में आप लोग अपना फ़ोन रिचार्ज कर रहे हो, मतलब चार्ज कर रहे हो, तो वहाँ पर एनर्जी चाहिए। लैपटॉप चार्ज कर रहे हो तो एनर्जी चाहिए। बाइक चलानी है तो एनर्जी चाहिए। किसी न किसी फॉर्म में आप लोग एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यहाँ पर जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिसको अक्षय एनर्जी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। आज की डेट में इसके मिनिस्टर कौन है? वो है पीयूष गोयल साहब। और ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो है ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में यहाँ पर मैं आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आखिर मुद्दा क्या है पहले ये समझ लेते हैं। एक पर्टिकुलर पोर्टल का मतलब होता है बेसिकली वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर पोर्टल जिसका नाम अगर बात करें तो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल इसका नाम दिया गया है। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, जो कि पीयूष गोयल साहब जी के अंडर में है। इनके द्वारा एक काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। उसमें ये किया जा रहा है कि अगर कोई भी कंज्यूमर कौन होता है? जैसे कि मैं हूं, आप हैं, जो कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनको एक्सेस मिल सके ग्रीन पावर की, यानी कि ग्रीन पावर की उनको एक्सेस मिल सके अगर वो लेना चाहते हैं एनर्जी यहाँ से, जो कि सोलर एक तरीके से सूरज से बनाई गई है, फिर आप लोग बोल सकते हैं कि जो विंड से बनाई गई है, तो ट्रांसपेरेंट मैनर में उनको आसानी से वो मिल जाएगी, यानी कि उनको ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो झेलनी नहीं पड़ेगी। कोई भी कंज्यूमर जिसका लोड यहाँ पर 10 किलोवाट, 10 नहीं 100 किलोवाट है यहाँ पर, ये 100 किलोवाट या फिर उससे अबव है, तो यहाँ पर ओपन एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर डायरेक्ट उसको प्लांट से मिल जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आसानी से काम किया जा रहा है। और इसमें पहले बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ा करती थी, जो हमारे देश में डिस्कॉम यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हुआ करती थी, जो खासकर स्टेट के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आया करती थी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। जब संविधान के अंदर में आप लोग जाओगे तो आप लोगों को यूनियन जब बात करेंगे, यहाँ पर 7वें शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट हैं। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को स्टेट लिस्ट और तीसरे को कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो कहाँ पर रखा गया है, आप लोग बताइए एक बार। थोड़े से आप लोग सरप्राइज होंगे यहाँ पर जानकर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप लोगों ने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि एक तरीके से हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस सब्जेक्ट पर यहाँ पर काम करती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो केंद्र सरकार एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है राज्य को भी और डिस्कॉम कंपनी को भी, ताकि वो डूबे ना। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आप लोग ये बन जाते हैं, तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी बातें जब आप लोग आंसर राइटिंग में लिखते हो तो बहुत फायदा देखने को मिलता है अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग चीज़ों को जानते हो तो, ठीक है। तो ये सारी की सारी लिस्ट जो है, तीनों की तीनों लिस्ट वो 7वें शेड्यूल के अंदर में है। अगर आप लोग पॉलिटी के अंदर जाओगे, सर्च करोगे, तो डिटेल में मैंने जो है इसके बारे में लेक्चर बना रखा है अलग से, और इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कुछ और बातें मतलब एक बार जाकर लिस्ट के थ्रू आप लोग गो थ्रू हो जाना। और इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी है जो आप लोग याद रखते हैं, आर्टिकल 246, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि कई बार न्यूज़ में भी देखने को मिलता है। जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जीएसटी के टाइम पर भी यहाँ पर ये न्यूज़ में था, आप लोगों को याद होगा जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इन कंपनीज़ के बारे में, और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो याद रख सकते हैं, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जब कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की जाती है तो वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो देखता हूँ क्या आंसर आप लोग देते हैं। इसके चलते हम लोग आर्टिकल समझते हैं आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में बात की जा रही है और वो भी तमिलनाडु के अंदर में। तो इसके चलते क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, कावेरी साउथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर वो नोटिफाई गई है कि 17वीं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों को देखने को मिलेगी तमिलनाडु के अंदर में। जब भी कोई ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग बनाते हैं तो हमारे देश में इसके लिए एक प्रॉपर कानून है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग बोलते हो। यानी कि जंगल में जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनको हम लोग प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले, वरना इंसान इतना खतरनाक जानवर है, सब कुछ खत्म कर डालेगा। तो इसलिए ज़रूरी है उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना।
इसके चलते कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु विद कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नाइबर जो कर्नाटका है उसके साथ में मिलकर यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। वो नहीं कहते कि पड़ोस पड़ोस में भाई साहब दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ में मिल मिलकर रहेंगे, तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए कि यहाँ पर आप लोगों को एलिफेंट हैबिटेट यानी कि आप एक तरीके से एलिफेंट यानी कि हाथी का जो निवास स्थान भी देखने को मिलेगा। तो 2 एलिफेंट कॉरिडोर है, इनके नाम भी यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे नंदिनी मंगलम, ये उड़ी बंडा, ठीक है। तो ये एक तो ये देखने को मिलेगा कॉरिडोर, और इसी के साथ में जो नेक्स्ट कॉरिडोर है ये है कोवाई पलम अने बिदालहल्ला, ठीक है। तो ये कॉरिडोर दूसरा देखने को मिलेगा। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो सेंचुरी वगैरह कोई भी डिक्लेयर की जाती है उसका बेसिक पर्पज होता है। देखिए कॉरिडोर क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर जंगल इधर है और एक पर्टिकुलर जंगल इधर है और बीच में से कोई रोड निकल गई, अब यहाँ से हाथी को इधर आना है, पता चला एक तरीके से कुछ उसके रिश्तेदार इधर हैं, कुछ रिश्तेदार इधर हैं, अब यहाँ से अपने रिश्तेदार को मिलने आना है होली दीपावली में उसको भी, जैसे आप लोग जाते हैं, तो यहाँ पर एक जुगाड़ होना चाहिए, कम से कम नीचे को कोई ब्रिज निकल जाए या फिर कुछ ऐसा हो कि ऊपर को निकल जाए, ताकि यहाँ पर आसानी से कनेक्टिविटी बनी रहे। तो इसके ऊपर फोकस काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है और यहाँ पर पूरा फोकस ये रहता है कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो भी यहाँ पर जंगल के अंदर जो जीव रहते हैं। देखिए हम भी अपना रास्ता बनाकर अपना काम निकाल लें और उनकी भी ज़िंदगी चलती रहे, ऐसा थोड़ा ना कि अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले का नुकसान कर दे। तो हम लोगों को हैवान नहीं बनना है, इंसान बनना है, इसीलिए यहाँ पर ये काम किया जाता है। सेंटर स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पर ये काम करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है ऐसा कुछ होना है, कंफर्मेशन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल कर आ जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो ये इनका पूरा कार्यक्रम यहाँ पर हो जाता है। तो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर पूछा जाए तो कन्फ्यूजियाना नहीं है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें जो है हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को मिल जाती है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी फिर मतलब कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय करिए, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, PDF डाउनलोड कर ले करो, समझा करो पहले टॉपिक को। नोट्स तो सारे मिल ही जाते हैं, टॉपिक के समझने के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ओके। हमारे देश में जो थोड़ा सा आप लोग नीचे यानी कि साउथ की साइड में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और ऊपर है तेलंगाना। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे 2014 में। तो मैं जो बात करूँगा वो करूँगा आंध्र प्रदेश वाले रीजन के बारे में। क्या है टॉपिक वो समझ लेते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर इंडियन स्कीमर के बारे में। ये जो पक्षी है इसका नाम है इंडियन स्कीमर और इसको यहाँ पर बेसिकली रिंचोप सर्बिकोलिस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जो कि इसका साइंटिफिक नेम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी न्यूज़ में क्यों है ये, जब जब सर्दियाँ आती हैं देश के अंदर में तो ये राजस्थान के अंदर में झुंड में पाए जाते हैं काफ़ी लार्ज स्केल पर, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर इस रीजन में काफ़ी लार्ज स्केल पर देखे जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जो पक्षी होते हैं बहुत लंबी डिस्टेंस तय कर अलग अलग रीजन में आप लोगों को जाते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके का प्राणी जो है अगर आ जा रहा है कहीं पर और न्यूज़ में है तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बड़ा ही प्यारा है देखने में, है ना, कितना क्यूट सा लग रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा IUCN ये इंटरनेशनल लेवल पर एक लिस्ट है जो कि तैयार की जाती है और उसमें ये चेक किया जाता है कि ये पक्षी जो है वो कैसी सिचुएशन में है, यानी कि कब तक यहाँ पर ये सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में इनके रहने की जगह हम लोग खत्म करते जा रहे हैं, हैबिटेट, इनके खाने की जगह फूड वगैरह भी प्रॉपर मिल नहीं पाता है, शिकार किया जाता है, इनकी हंटिंग की जाती है, उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। और इंसानों के अलावा जानवर भी तो जानवर को खाते हैं, तो वो भी एक नया आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से IUCN को इसके अंदर में बेसिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ये नॉर्मली जो कोस्टल एरिया में खासकर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के अंदर में जो नदियों के आसपास वाला रीजन, इस्चुरी वाला जो रीजन है, वहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें हमारे देश के अंदर में जो चंबल रिवर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया इसका माना जाता है, किसके लिए, नेस्टिंग के लिए, यानी कि अपना घोंसला वोंसला बनाना। और नेस्टिंग का बेसिक पर्पज तो ये होता है कि अपना अंडे वगैरह वहाँ पर देना, अपना बच्चे वगैरह को वहाँ पर रखना। तो चंबल रिवर आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया मेजर थ्रेट क्या है यहाँ पर जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एक तो इनके रहने की जगह खत्म होती जा रही है, एक तरीके से काफ़ी लार्ज स्केल पर डिस्टर्बेंस बढ़ता जा रहा है। आज के डेट में जंगलों में भी आप लोग जाओगे तो पशु पक्षी जो है बेचारे शांति में नहीं सो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सफारी पर जाते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आज की डेट में देखने को मिलती हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर बन जाए इसके बारे में कुछ तो आप लोगों को कम से कम IUCN वाला स्टेटस पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके,
काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। बात की जा रही है मार्स के बारे में। क्या ये मंगल ग्रह की बात की जा रही है क्या? मंगल ग्रह की बात नहीं की जा रही है। मेथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका नाम है मार्स। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को मेथेन प्लेज के बारे में पढ़ाया था, यानी कि मेथेन यानी कि CH4 को कैसे ख़त्म करना है, उसके ऊपर एक प्रतिज्ञा ली गई थी यहाँ पर, जो यूरोपियन यूनियन है उसके मेंबर्स के द्वारा मिलकर यहाँ पर USA के साथ में ये काम किया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बेसिकली जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के अंदर में, ग्लासगो के अंदर में 2021 में। अभी फिलहाल क्या बात देखने को मिली है, 2022 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुई है, कहाँ पर, इजिप्ट के अंदर में, सिटी का नाम आप लोगों को बताना है। उसके अंदर में यहाँ पर अभी बात की गई कि मेथेन जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मेथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम बनाने की बात की जा रही है। होगा क्या है, ये एक तरीका सैटेलाइट होगा जो कि इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि मेथेन कहाँ कहाँ से ज़्यादा निकल रही है। मेथेन के ऊपर ही क्यों फोकस दिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में सबसे ज़्यादा जो ये पाया जाता है इन्वायरमेंट में, वो मेथेन पाया जाता है। पर लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंपेयर करने की भूल मत करना इसको। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज़्यादा ये इन्वायरमेंट को बेसिकली गर्म करती हुई नजर आती है। तो इसलिए अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जितनी क्वांटिटी में हो जाए तो पृथ्वी पर आग लगनी स्टार्ट हो जाए, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, यानी कि इंसान जो है झुलसने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ग्लोबल लेवल पर इसके लिए प्रतिज्ञा लेना जरूरी है। इसके लिए सैटेलाइट वगैरह बनाए जा रहे हैं ताकि उन एरिया पर ध्यान रखा जा सके जहां से मेथेन निकल रही है। तो उसके चलते यहाँ पर ये पूरा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर ये सिस्टम पूरा आप लोगों को देखने को मिला, जिसके चलते UNEP के द्वारा इंटरनेशनल मेथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात की गई, ताकि ध्यान रखा जा सके और मेथेन का जो एमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके और इन्वायरमेंट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो NI ऑन मेथेन, तो इंटरनेशनल मेथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की है। तो अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट्स सारे मिल जाते हैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में PPT में, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसको आप लोग देख लिया करिए, क्योंकि वो सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठे मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं। ओके, तो कैसा लगता है, कोई भी डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो यार, डाउट लेके माइंड में नहीं जाना है, क्योंकि ये सारे वो टॉपिक हैं, आज नहीं ये आगे भी न्यूज़ में रहेंगे। मेथेन एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे वहां वहां मेथेन उसके साथ में आप लोगों को चिपका हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से चिपक चुका है, तो आप लोगों को भी इसके बारे में इस तरीके से ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि डाउट नहीं रहे माइंड में। ओके, ये वन लाइनर टाइप की नेशनल लेवल की न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वनडे टाइप के एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं। जैसे इंडिया की रैंक आप लोगों से पूछ लेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर में, आप लोग बोलोगे यार इसके बारे में तो पता ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें जब आप लोगों से पूछी जाती है ना, तो आप लोग अगर इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे, एक दो बार रिवीजन कर लोगे, तो एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी ऑप्शन को एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो इसके अंदर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी वो मुझे एक तरीके से सरप्राइज तो नहीं की, क्योंकि पहले ही पढ़ रखा है इसके बारे में, पहले भी ऐसी हरकतें देखने को मिली है। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मान लीजिए मैं टेस्ट लूं और टेस्ट लेने के बाद में फिर आप लोगों के मार्क्स दिखाऊं आप लोगों को, और मैं बोलूं कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम इतने तो मार्क्स लेकर आओगे ही। मतलब एक तरीके से अगर 100 नंबर का पेपर है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक आधा बच्चा ऐसा होगा जो कि कम से कम 70 या 60 मार्क्स लेकर आएगा। पर लेकिन यहां पर कोई नहीं पहुंचा, सारे 50 के नीचे रह गए। तो मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में खाली रखूंगा, किसी को नहीं देने वाला हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, और चौथी से गिनना स्टार्ट करूंगा। तो यही काम यहां पर किया गया, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन है, 4 इसके टोटल कैटेगरी हैं, जिसमें यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन देखते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर कितना काम किया है वो देखते हैं, एनर्जी किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो देखते हैं, और क्लाइमेट को लेकर कैसी पॉलिसी है देश की वो देखते हैं। इसमें कोई भी इतना खरा उतरा नहीं रहा है, कितना खरा इंसान नहीं निकला है कि यहाँ पर उसको फर्स्ट पोजीशन पर रखा जा सके। तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। फर्स्ट तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर भी यहाँ पर नहीं रखा गया। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री की जो रैंक है, इंडिया की जो रैंक है, वो यहाँ पर 8th पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिली। ये आप लोग याद रखिएगा। टॉप पे जो है, मान लीजिए छोटे नंबर पर, वैसे तो टॉप बोला जा रहा है वैसे, तो ये है आप लोगों के सामने कौन है, ये है डेनमार्क। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, इसके बारे में कुछ और बेसिक बात जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। ये ग्रीन वॉच के द्वारा और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा मिलकर रिलीज किया जाता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि अभी यहाँ पर पब्लिश किया गया है।
तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कल को क्वेश्चन पूछ जाए तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी कम से कम एक तरीके से ना इन्फॉर्मेशन है, तो आपसे क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यहाँ पर। अभी आप लोगों ने देखा था कि जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे देश की जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से निकल कर ही आती हैं, ठीक है, उड़ीसा से। तो आप लोगों को बताना है वो किस पर्टिकुलर कम्युनिटी से निकल कर आती है। अभी हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ट्रिब्यूट पे किया गया बिरसा मुंडा, जो कि बिरसा मुंडा जी को भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर खासकर जो मुंडा कम्युनिटी है, जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ उनको जागरूक किया और एक बिरसात करके एक नया रिलीजन भी स्टार्ट किया गया, उसके चलते लोगों की लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज आया। तो उन्हीं का जो पर्टिकुलर बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर, इसी को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग था ये जो न्यूज़ है, ये बोल सकते हो कि हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन, ये नेम ऑफ द विनर ऑफ इन्फोसिस प्राइज 2022। तो ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं: इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। ये नीचे वाला जो ये आर्टिकल है, बेसिकली जो न्यूज़ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक टर्म है जिसका नाम है, यहाँ पर बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि ये जो एक फ्लोटिंग टेंडर क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी आप लोगों ने देखा गुजरात के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी हुई, एक ब्रिज यानी कि एक पुल जो था वो कोलैप्स हो गया, और जब वो पुल कोलैप्स हुआ और उसके बैकग्राउंड में जाकर चीज़ों को चेक किया गया तो बहुत सारे लूप होल देखने को मिले, यानी कि बहुत सारी कमियां देखने को मिली। उनमें से कुछ कमियों के बारे में तो इवन गुजरात हाई कोर्ट ने काफ़ी तकड़ी तरीके से, नहीं एक तरीके से फटकार लगाई है कि मान लीजिए कल को चलकर आप लोगों को ऑपरेशन या फिर मेंटेनेंस का टेंडर देना है किसी को, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग उसे अपने सगे संबंधी को किसी को पकड़ा दे रहे हो, आप लोगों ने प्रॉपर उसको फ्लोटिंग टेंडर के तौर पर रखा ही नहीं है। तो बोला गया कि विदाउट फ्लोटिंग टेंडर। तो ये फ्लोटिंग टेंडर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक तो ये हो गया, मैंने बोला कि मुझे गिव अवे करना है किसी को अपना एक तरीके से बुक्स जो है यूपीएससी की वो देनी है मुझे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए मुझे आप लोगों को लक्ष्मीकांत की बुक्स देनी है, और आप लोग जो है मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के मेल आते हैं, मैं क्या करूं, जिसको मैं जानता हूं थोड़ा बहुत और जिसके साथ में एक तरीके से कभी एक बात हुई हो या फिर मुझे लगता है जो रेगुलर आंसर दे रहा है, तो उससे बात करूं और बस उसको पकड़ा दूं। ऐसा नहीं कि मतलब एक तरीके से जो नहीं होता है कि एक पब्लिकली वोटिंग करा के किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाए, तो समझ में आता है कि अच्छा वो पर्टिकुलर जीत के आया इस पर्टिकुलर किताब को लेने के लिए। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, किसी सगे संबंधी को उठा के टेंडर पकड़ा दे रहे हैं। यहाँ पर उसको पब्लिकली आप लोगों को टेंडर निकालना था, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पर उसका एडवर्टीजमेंट करना था, और फिर वहाँ से आप लोगों को इनवाइट करना था। जो भी टेंडर वहाँ पर भरते, उस टेंडर को एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू फॉलो किया जाता, और तब जाकर यहाँ पर ये ब्रिज जो है उसके ऊपर काम चलना चाहिए था। तो यानी कहने का मतलब ये, अगर कोई भी ऐसा रिजल्ट आता है निकल के, उसके पीछे बहुत सारी कमियां खामियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। और सेम पैटर्न अभी आप लोगों को यहाँ पर ये गुजरात के अंदर देखने को मिला। यानी कि एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं कि लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है ये, जहाँ पर ये बेसिकली ये इस तरीके की हरकतों की वजह से कितने सारे लोगों की जान चली गई। सोचो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी थे, मतलब एक तरीके कई घर के अकेले कमाने वाले, कुछ बच्चे कुछ बुजुर्ग, तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। ओके, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा, और ये पर्टिकुलर टर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा, पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप लोगों को पता है कि जब अपने देश की फिजिकल बाउंड्री आप लोग देखोगे, ये मैप आप लोग देखिए, ये टोटल अगर आप लोग बात करें किसके, ये ओशन लेवल पर अगर आप लोग जाएंगे, तटीय एरिया पर जाएंगे, तो 9 ऐसे राज्य हैं। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां वेस्ट बंगाल। ये वो राज्य हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं हमारी, और टोटल मिलाकर 7516 के करीब आप लोगों को ये बाउंड्री देखने को मिलेगी। तो ये जो पर्टिकुलर सीमा है यहाँ पर, ये इतने किलोमीटर की, अब इसको सिक्योर रखना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑलरेडी हमारे देश में जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, उस टाइम पर यही एक ऐसा एरिया था जहाँ से ये अंदर एंट्री किए थे। तो इसलिए सिक्योर रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई दुर्घटना न घटे। उन्हें कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले उसका इलाज हमारे पास में होना चाहिए। तो पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विजिलेंस कमिश्नर आप लोगों ने सुना ना, जो कि निगरानी आयोग जिसको आप लोग बोलते हैं,
तो उसी के बारे में बात की जा रही है। उसी के नाम पर यहाँ पर इस एक्सरसाइज का नाम भी दिया गया है, जिसका नाम सी विजिल दिया गया है। तो ये हमारी कोस्टल बाउंड्री 7,516 किलोमीटर लंबी उसको कवर करता है, और इससे रिलेटेड अभी मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिली जो रिसेंटली अभी नवंबर के महीने में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में किस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, तो माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को इसको लेकर रखनी है। देखिए क्वेश्चन सारे यहीं से बनेंगे, आप लोग अगर उसको थोड़ा सा एक बार को पढ़ लोगे, थोड़ा सा रिविजन कर लोगे तो आंसर लगा पाओगे, और अगर नहीं करोगे तो फिर तो यार देखो वही बात है, क्या ही कर सकता है फिर इंसान। फिर ये बोलना कि पढ़ाया नहीं, पढ़ाया तो था भाई साहब, आप लोगों ने रिविजन नहीं किया। रिविजन करके जाओगे तो मजे में चीज़ों को एंजॉय करोगे। ओके, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर और स्किल डेवलपमेंट जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं आज की डेट में, उनके द्वारा अभी यहाँ पर एक मीट की गई, जिसमें यहाँ न्यू दिल्ली के अंदर में, जिसमें यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये है फिनिश काउंटर, ये पेट्री होनकन, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर में आप लोग ये मीट बोल सकते हैं। देखिए अगर कोई भी एजुकेशन या फिर स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी मीट होती है, तो उसके बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आता है कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ आती है या फिर उससे रिलेटेड, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ देखने को मिला था और उसके अंदर में कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिले थे। हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों की कमी नहीं है, बेरोजगार लोग जो हैं हमारे देश में इतने हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, पर सबसे बड़ी कमी आती है स्किल की, लोगों के पास में स्किल नहीं है। यानी कि अगर बात करें एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अप टू द मार्क नहीं है कि उसको एक स्किल भी प्रोवाइड करा दे ताकि आगे चलकर वो किसी फील्ड में अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। पीएचडी तक करने के बाद भी लोगों को जो है जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, इससे फालतू और मैं क्या ही बोलूँ। तो ये एक गलत तरीका है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। स्टेटहुड जो है वो डे सेलिब्रेट किया गया, आप लोगों को पता है, बिहार में से निकालकर झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था 15 नवंबर 2000 में। इसी 2000 में यहाँ पर आप लोगों को पता है यूपी से निकाला गया उत्तराखंड, ये भी आप लोग याद रखिएगा, और मध्य प्रदेश से निकाला गया था छत्तीसगढ़। तो ये सारे इसी साल में यहाँ पर क्रिएट किए गए थे। और हमेशा मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब भी ऐसे राज्यों के बारे में बात करता हूँ, जो राज्य रिसेंटली अभी नए नए ताजे निकाल कर एक दूसरे से बनाए गए हैं, उनके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा कि वहाँ पर आप लोग अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग काफ़ी आसानी रहेगी अगर इन दोनों राज्यों के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं तो, ठीक है। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया तो आराम से भरा जा सकता है, नया नया ताज़ा अभी नया नया अलग बना है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन जो है वो आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन कई बार इस तरीके से देखो ना, जब हिस्ट्री उठाओगे तो दोनों की सेम दिखाई देगी आप लोगों को, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तेलुगु एक्टर जिनका नाम था कृष्णा गौर, वो रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, हैदराबाद में उनकी डेथ हो गई 80 साल की उम्र में। तो पर्सन इन न्यूज़ में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में कई बार आ जाता है वनडे टाइप के एग्जाम में। इंडिया और स्वीडन के द्वारा होस्ट किया गया, ये इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना। इंडिया और स्वीडन के द्वारा मिलकर होस्ट किया गया यहाँ पर लेड आईटी यानी कि लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये समिट देखने को मिली। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो चल रही थी 27 उसके साइडलैंड में, तो यहाँ पर शर्म एल शेख, ये मैंने आप लोगों को बताया था, इजिप्ट के अंदर में सारा ये माहौल जो है वो क्रिएट किया गया। तो आप लोगों से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अगर लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहाँ से अगर आप लोग इजिप्ट के अंदर जाएंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी मीटिंग्स हुई, तो इनके बारे में कल को आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं तो आप लोगों को इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन जाते हैं। लोकेशन के बारे में कौन सी कॉन्फ्रेंस थी उसका ऑप्शन दे देंगे, किस कंट्री के साथ में मिलकर होस्ट किया गया, वो सारी चीज़ें तो बहुत ही बेसिक सी और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बनते हैं, तो इसलिए आइडिया रखिएगा जरूर। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आप लोगों के सामने, ये इकोनॉमी के फील्ड से यहाँ पर निकल कर आ रही है और बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी जिनका नाम है विवेक जोशी। तो जोशी साहब जो हैं जो पूरे जोश में हैं, उनको नॉमिनेट कर दिया गया डायरेक्टर ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड। तो जो सेंट्रल बोर्ड जो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसके डायरेक्टर यहाँ पर इनको नॉमिनेट किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं यहाँ पर पास्ट में भी यूपीएससी के द्वारा, तो यहाँ से भी पूछ ले जाए तो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ बोल सकते हैं, और फिलहाल के टाइम पर इसका वो नहीं कहते कि औकात बढ़ गई इस न्यूज़ की, वो कैसे, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। जब से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई है तब से यूएसए ने यहाँ पर डॉलर यूज़ करने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है रसिया के लिए। तो इसलिए रसिया जो है वो अलग अलग देशों को बोल रहा है कि डॉलर यूज़ करना ही क्यों है, ठीक है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम लोग मिलकर अपने रुपी और रूबल में व्यापार करेंगे, हमको क्यों ही यहाँ पर काम करना है डॉलर के फील्ड में। तो इसके लिए यहाँ पर नो रसिया के बैंक ने ओपन किया है वास्त्रो अकाउंट ट्रेड करने के लिए इन रूपी
आरबीआई ने उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहां से मैं आप लोग क्या समझाने वाला हूं, दो टर्म मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से। एक शब्द है यहां पर नास्त्रो, ठीक है, NOSTRO, ठीक है, जिसका मतलब होता है हमारा, यानी कि ओर्स। ठीक है, एक वर्ड है यहां पर वास्त्रो। वास्त्रो का मतलब क्या होता है यहां पर, इसका मतलब होता है तुम्हारा। ये लैटिन शब्द है। तो इनमें मैं समझाने के लिए अब आप लोगों को दो उदाहरण लेता हूं। जैसे कि हमारे यहां पर एक बैंक है जिसका नाम है SBI। ठीक है, अब मान लीजिए रसिया के अंदर में कोई बैंक है, उसका नाम धर देते हैं RSBI। ठीक है, रसिया का बैंक है ना, RBI हो गया तो मतलब चलो ठीक PBI रख देते हैं, पुतिन बैंक ऑफ रसिया। इंडिया आ रहा है फिर भी ये पुतिन बैंक ऑफ रसिया। ठीक है, PBR। ठीक है, ये सही नया बैंक हो गया रसिया का जिसका नाम है पुतिन बैंक ऑफ रसिया। ठीक है, अब यहां पर ये समझो, यहां पर अगर SBI का अकाउंट खुलना है यहां पर, ठीक है, तो यानी कि SBI से मान ली हमारे देश से कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसका अकाउंट जो है वो SBI के अंदर में है और उसको व्यापार करना है, रसिया के साथ में सामान खरीदना और बेचना है, तो पैसे का ट्रांजैक्शन होगा। तो इसके लिए जो अकाउंट खोला जाएगा वो अलग अकाउंट होगा, जो ट्रेड उधर से इधर आएगा ट्रांजैक्शन, उसके लिए अलग अकाउंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब SBI से, और यहाँ पर अगर यहाँ पर बेसिकली रसिया की साइड में जो चीज़ें जा रही हैं, तो जो अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, तो अकाउंट जो यहाँ पर SBI का अकाउंट ओपन हो गया यहाँ पर PBR के अंदर में, उसको बोलेंगे हम लोग नास्त्रो अकाउंट। ठीक है, और जो यहाँ पर इसका यानी कि जो PBR का जो अकाउंट ओपन होगा यहाँ पर, उसको बोलेंगे वास्त्रो अकाउंट। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, यानी कि जो नास्त्रो और वास्त्रो जो शब्द है यहाँ पर, ये इकोनॉमी के फील्ड में यहाँ पर बेसिकली यूज किए जाते हैं जब इंसान को ट्रेड करना हो, एक पर्टिकुलर मीडियम का यूज न करते हुए आपस में यहाँ पर ट्रेड करना है, तो इनको इस तरीके से अकाउंट खोलने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, मान लीजिए हम लोग जो है यहाँ पर आज की डेट में व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा देश हो गया और यहाँ पर जापान हो गया और अमेरिका के साथ में होते हुए, जैसे कि कोई बैंक है यहाँ पर अमेरिका का, उसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट खुलेगा वो होगा नास्त्रो। ठीक है, और यहाँ पर इनका भी जो अकाउंट होगा वो होगा नास्त्रो। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके थ्रू, किसी और देश के थ्रू यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं बेसिकली, जो एक तरीके से अपना जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। पर लेकिन अगर बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, अगर इसी के साथ में बात की जा रही है तो ये वाला आप लोगों को नास्त्रो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जब यहाँ पर अगर बात करेंगे वास्त्रो अकाउंट होगा, किसके लिए वो होगा, बेसिकली इस पर्टिकुलर बैंक के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। एक दो बार और आगे बता दूंगा, अभी डिटेल में एक टॉपिक और है आएगा इसके बारे में, क्योंकि ऐसी न्यूज़ें जो रेगुलर चलती रहती है और अच्छे से इसको डिटेल में कवर करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है, वो आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। एनुअल G20 समिट जो है वो अभी बाली में आप लोगों को देखने को मिली। इसकी जो थीम थी यहाँ पर, ये थी रिकवरी टुगेदर और रिकवर स्ट्रोंगर। आप लोगों को ये बताना है जो इंडिया के अंदर होने वाली है नेक्स्ट ईयर, उसकी थीम क्या है और वो कौन से नंबर की मीटिंग है, ये आप लोगों को बताना है। UN जनरल असेंबली के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया गया है रसिया के लिए कि रसिया जो है एक तरीके से जो यूक्रेन के अंदर में जो घुसा हुआ है वहां से निकल जाए। ठीक है, पर लेकिन इंडिया जो है वो दोस्ताना पूरा नहीं पा रहा है, उसने एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन का मतलब ये होता है कि भाई साहब हम आ ही नहीं रहे हैं, हम मतलब तो हमने पार्टी दे रखी है, तुम पार्टी करो कुछ ही करो, हम आ नहीं रहे, हम अपने घर अपना खाना बना के खाएंगे आराम से, दाल रोटी पसंद है हमको। ठीक है, तो हम नहीं जा रहे वहाँ पे। वो बोल रहे थे कि रसमलाई भी है, आ जाना है, एक तरीके से तो बोल रहे थे कि भैया जो भी पसंद है वो बना रखे हम लोगों ने, तो हम लोग नहीं गए वहाँ पे। ओके, आगे बात करें तो यहाँ पर ये है बेसिकली, अभी फिलहाल ये माना गया है कि नवंबर 15 को धरती की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन हो गई। मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था टेलीग्राम पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो ये ऑफिशियली रिकॉर्ड यहाँ पर बताया गया है कि इतनी पॉपुलेशन अभी धरती पर हो गई है। तो ये जो डे है ये 15 नवंबर है, ये आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन दूर करना है, कन्फ्यूजन को साथ में लेके नहीं जाना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन आप लोग को यही देखने को चलिए आंसर दे दीजिए। अब तो नवंबर को बेसिकली यहाँ पर अभी देखने को मिला 2022 में, एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, याद रखिएगा इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से बन सकते हैं यहाँ पर। तो 5 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन या फिर 12 मिलियन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये क्वेश्चन जो है मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है। ये जो मिलियन यहाँ पर लिखा हुआ है, इन मिलियन को चेंज करके बिलियन कर लेना। ठीक है, ये मिलियन नहीं है, ये बिलियन है। ओके, तो ये कट ही कर देता हूँ यार इसको। कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के सामने, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूँ कौन सही आंसर देता है।
ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बात की जा रही है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के बारे में, जिसको JETP बोला गया है। इन द G20 मीटिंग 2022 में यहाँ पर साइन की गई, किसके साथ में यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को बताना है इंडिया के एक तो साइड में, तो इंडिया किसके साथ में यहाँ पर साइन की जा रही है, आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना या फिर जापान। नॉर्मली एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखते हैं कि जिस भी देश में नॉर्मली मीटिंग होती है वो कंट्री यहाँ पर दूसरी कंट्री के साथ में कोई पार्टनरशिप साइन करता है, ठीक है, तो आइडिया आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है ग्लोबल शील्ड के बारे में। ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव जो है वो अनाउंस किया गया बाय विच ग्रुप, G7, V22, WEE वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, G20 और V20। सही आंसर यहाँ पर क्या है, ABCFD, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन इसका सही आंसर देता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में भी। आगे चलते हैं यहाँ पर, यह है प्रस्थान। प्रस्थान एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई गई इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा, किसके द्वारा, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड। तो सही आंसर क्या है, ABCFD, आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर CSAT का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करो, अभी इसका आंसर ही बताऊंगा, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर कर देता हूँ बेसिकली आप लोगों का मैथ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक पर्टिकुलर रिवर है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश स्लाइड दोनों में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिवर है ये सीन रिवर, और ये जो रिवर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, 777 यानी कि 777, यानी कि 777 किलोमीटर लंबी ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो रिवर है बेसिकली फ्रांस वाले एरिया में आप लोगों को नजर आएगी। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ये एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों के सामने ये रिवर है, ठीक है। ऊपर आप लोगों को यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलेगा, ये हो गया इंग्लिश चैनल, और नीचे आप लोगों को फ्रांस नजर आएगा। कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो इंग्लिश चैनल है उसके साथ में जो सटा हुआ स्टेट कौन सा है, तो स्टेट ऑफ डोवियर आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, और उसके ऊपर जो है वो नॉर्थ सी है। क्वेश्चन ये पूछा गया था रिसेंटली कि नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल किस स्टेट के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसीलिए जब भी आप लोगों को मैप दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके उसको देख लिया करो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके बारे में फिर आप लोगों को माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो फ्रांस के अंदर ये रिवर आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलती है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग इसके साथ में याद रखते हैं, और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इस रिवर की आप लोग यहाँ पर इंग्लिश चैनल के अंदर भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे वोकैबुलरी वाला सेक्शन, ओके। सबसे पहले बात करते हैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप G20 के अंदर में जो अभी यहाँ पर चीज़ देखने को मिली। तो ये मीटिंग देखिए इंडोनेशिया के अंदर में हो रही थी, ठीक है। अब की मीटिंग जो है इंडोनेशिया के अंदर में हुई, नेक्स्ट जो मीटिंग होगी 2023 में वो इंडिया के अंदर में होगी, और उसके बाद में जो मीटिंग होगी वो ब्राज़ील के अंदर में होगी। तो अब जो यहाँ पर शेरपा रहे, मतलब एक तरीके से जो ट्रायोका रहेंगे, ट्रायोका यहाँ पर 3 कंट्री हो जाएंगी। इटली का जो नाम था वो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक बैलेंस आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर इनकी 3 कंट्री होती हैं आगे पीछे, जो कि यहाँ पर जहाँ हो चुकी है, जहाँ होने वाली है और जहाँ होगी, तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। तो इंडोनेशिया के द्वारा साइन की गई यहाँ पर ये इंटरनेशनल लीडर के साथ में ये साइडलाइन द G20 बाली के अंदर जो हो रही थी, जिसमें 20 बिलियन का एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है फंडिंग प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी पर तो फोकस दिया जा सके, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, जो कोयले के ऊपर जो एक तरीके से डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार बन जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्लोबल शील्ड जो है इंश्योरेंस इनिशिएटिव जो है अनाउंस किया गया बाय विच ग्रुप, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है इंश्योरेंस का ऑफिशियली G7, और यहाँ पर ये V20 जो ग्रुप है जिसके द्वारा यहाँ पर ये साइन किया गया, और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये जो G20 की मीटिंग हुई उसके साइडलाइन में यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली। देखिए होता क्या है, जब कोई जाके मिलता है ना कहीं पर, तो वो क्या करता है कि वो अपना तो काम करता ही करता है। बिल्कुल ऐसी है कि मार्केट में आप लोगों को कोई सामान खरीदना था, ठीक है, मान लीजिए सामान खरीदने गए, वहाँ पर कोई दोस्त मिल गया, ठीक है, तो उससे भी मिलकर आ गए, या फिर आप लोग पता चला वहाँ पर नहीं, एक तरीके से जैसे कि एक उन्हें कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि एक पंथ 2 काज करने वाली बात हो जाती है बेसिकली, ठीक है। काम करने कुछ और गए और कुछ और भी साथ में करके आ गए, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को नजर आती है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है प्रस्थान के बारे में। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो इंडियन नेवी का ये प्रस्थान आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो प्रोत्साहन है कंडक्ट कराया गया यहाँ पर, ये एक एक्सरसाइज है जो कि यहाँ पर इफेक्टिवनेस देख रही है हमारी कंट्री में। जो ऑफशोर वाला रीजन है खासकर हमारे देश के अंदर में, खासकर ओएनजीसी के साथ मिलकर काम किया गया यहाँ पर, और ये ट्वाइस ए ईयर देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न जो नेवल कमांड है उसके द्वारा यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई जाती है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो इस तरीके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कन्फ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है। जितना कन्फ्यूजन होगा उतना ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी फिर, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, माइंड में क्लैरिटी रखकर आगे बढ़ना है। ओके दोस्तों, 5 नए शब्द जो कि आप लोगों की डिक्शनरी में आज मैं ऐड करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार हैं। आप लोगों की बेसिकली आंसर राइटिंग, अगर आप लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो उसमें भी वोकैबुलरी बहुत काम आती है। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर सिनोनिम और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। पर लेकिन फ़ायदा कब पहुँचाएगा? वही कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आप लोग अचीव करना चाहते हैं तो थोड़े से तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अगर रियलिटी में शब्द आप लोग याद रखना चाहते हैं तो थोड़े से हाथ पैर क्या मारने हैं, कोशिश करो कि उनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करो। जैसे आप लोग सेंटेंस फॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे, ये शब्द आप लोगों के याद होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहला शब्द है यहाँ पर, ये है प्रोट्रैक्ट। इसका मतलब होता है फैलाना, यानी कि जैसे कहा जाता है ना कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई अच्छी चीज़ है तो उसको फैला दो, ठीक है। पर लेकिन होता क्या है, इसके अपोजिट होता है, बुरी चीज़ें फैला दी जाती हैं अक्सर आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता होगा। इसीलिए कहते हैं जो भी लोगों को ना बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं जब कुछ अच्छा काम करता है इंसान। अब बुरा काम करो, जरा सी देर में जो है दुनिया उसको अपनी नज़रों में डाल लेती है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करो, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उससे अप्रिशिएट किया करो, ठीक है। तो ये हो गया फैलाना, मतलब एक तरीके से चीज़ों को एक्सटेंड करना। एक तरीके से इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्टेल करना, यानी छोटा करना, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये शब्द है, इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद भी रख पाओगे। ओके, तो इस तरीके से देखिएगा। ये शब्द याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। हैकल, यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कई सारे लोग जो हैं जो प्रॉपर कई बार ना ऐसे थोड़ा सा जो हकला के बोलते हैं, तो इस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि मतलब एक तरीके से किससे बातें कर रहे हैं। तो जैसे हकलाया इंसान, जैसे अभी ये मूवी देखी आप लोगों ने, कौन सी आई थी इसमें, जो लाइगर, ठीक है तो उसमें मतलब जो उसने वो पूरा उसका पैटर्न डाला उन्होंने, तो वो बिल्कुल एक तरीके से सूट नहीं कर रहा मुझे, तो मतलब पसंद आया नहीं वो, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने उसको एक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। तो एक तरीके से हो गया एक सवालों से बात काटना, यानी कि मान लीजिए कोई कुछ बात कह रहा है तो उसको एकदम रोक कर वहाँ पर बिना किसी रीज़न के अपनी बातें रख देना। तो कभी कभी ये चीज़ें इंसल्टिंग भी रखती हैं, सामने वाला बड़े डीप थॉट में है तो थोड़ा सा सुनने की कैपेबिलिटी रखा करो। जितने अच्छे से आप लोग चीज़ों को सुनोगे उतने लंबे समय तक आप लोग चीज़ों को याद भी रख पाओगे और समझ भी कर पाओगे। तो इसका मतलब ये होगा कि एक तरीके से आप लोगों को एक गुड लिसनर भी होना चाहिए, ठीक है। स्कैरी यानी कि तेज चाल, एक तरीके से छोटा, एक तरीके से कोई ऐसा स्मॉल एनिमल या फिर कोई छोटा पर्सन जिसके छोटे छोटे तो पैर हो पर लेकिन बहुत तेज तेज चल रहा हो, वो वाली चीज़ होती है, तो इसको बोलते हैं स्कैरी, ठीक है। इसी के साथ में इनग्रेस, प्रवेश करना, कहीं पर अंदर जाना। एंट्रेंस नहीं होता सिर्फ आईएएस रॉयल एंट्री इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रॉयल एंट्री निकाल दी, मतलब सही है, अपनी पोस्ट मिल गई है, पर लेकिन जिस चीज़ के लिए मिली है उस चीज़ को फोकस न करके और सब चीज़ों पे फोकस रहता है, ठीक है। आज के दिन में एक अलग ही जोन में हो गई है ये, मतलब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जो है वो एक इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पर लोग लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी न लेकर सेलिब्रिटी की वाली फीलिंग में ज़्यादा जुड़ जाते हैं आज की डेट में। इन्वेसिव का मतलब होता है आक्रमणकारी, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। कई बार होता है ना कि जैसे कि समुद्र के अंदर में आप लोगों ने जलकुंभी का देखा होगा, तो इन्वेसिव तरीके से फैल जाती है वो जरा सी देर में पूरे उसमें, तो काफ़ी लार्ज स्केल पर एक तरीके से पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है, और ये काफ़ी हानिकारक चीज़ें होती हैं जो इतने इन्वेसिव तरीके से, तो नेगेटिव वर्ड भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कोई भी डाउट हो तो बताना, और सेंटेंस फॉर्म जरूर करना, भले ही एक फॉर्म करो यार, कम से कम पर सेंटेंस जरूर फॉर्म करना, तभी इनका कुछ फ़ायदा होगा, तभी जो मेहनत की गई है उससे आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, और तभी मुझे भी रिजल्ट मिलेगा कि हाँ आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। ओके।